देखिए बच्चों, अपन ने कल कुछ फॉर्मूलाज पढ़े थे कि पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी होता है। ये क्या थी? आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण थी। फिर अपन इसकी दो फॉर्म और पढ़ी थी कि अगर अणु की संख्या बतानी हो तो एन इज इक्वल टू पीवी अपॉन के टी होता है, और दूसरा पी बाई रो। घनत्व की अगर बात की जाए, गैस के घनत्व की बात की जाए, पारे के घनत्व में कंफ्यूज मत हो जाना। पारे का घनत्व हमेशा केवल और केवल, पारा तो लिक्विड है, लिक्विड है तो केवल और केवल उसका काम क्या रहेगा? केवल वो दाब बताने का काम आता है। बाकी गैस के घनत्व की बात कर रहे हैं अपन। गैस का घनत्व अगर आपको दे दिया जाए तो पी बाई रो इज इक्वल टू आर टी अपॉन एम डब्ल्यू, या फिर स्मॉल के टी बाई स्मॉल एम। ध्यान दीजिए, 2.10⁻⁵ mm पारे के दाब तथा 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एक आदर्श गैस के 10 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में अणुओं की संख्या यानी कि कैपिटल एन की बात कर रहा है ये अपन से। अगर मुझे अणुओं की संख्या बतानी है तो एन इज इक्वल टू पीवी बाई के टी वाला फॉर्मूला लगा दूंगा डायरेक्ट, मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। लेकिन प्रेशर क्या लिखेंगे? यहां पर देखो दाब क्या दे रखा है, 2×10⁻⁵ mm पारे का दाब। कोई पास्कल में या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में नहीं दे रखा, बल्कि क्या दे रखी है आपको? पारे की हाइट दे रखी है। अगर पारे की हाइट जब भी आपको दे दी जाए, पारे की ऊंचाई जब भी आपको दे दी जाए, तो हमेशा दाब निकालने के लिए आपको क्या करना है? P इज इक्वल टू रो, पारे का घनत्व लिखना है सबसे पहले, जी की जगह जी, और क्या लिखना है? H लिखना है। यह हमेशा प्रेशर निकालने के लिए दिया जाता है। जो हाइट दी जाती है, जो ऊंचाई दी जाती है अपन को मरकरी की, पारे की जो भी ऊंचाई दी जाती है, वो केवल और केवल किसके लिए दी जाती है? दाब निकालने के लिए दी जाती है। दाब का फॉर्मूला क्या होता है? रो जी एच। एच जो आपको दे रखी होगी, घनत्व फिक्स रहता है हमेशा 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, पर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चलेबल नहीं है, क्योंकि ऐसा यूनिट में चाहिए अपन को, है ना, ये सीजीएस यूनिट है। तो अगर सीजीएस यूनिट है, इसको बदल दूं मैं एसआई यूनिट में, वैल्यू पुट कर दूं, P इज इक्वल टू 13.6×10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। वही सेंटीमीटर, ग्राम की जगह क्या लिखेंगे? 10⁻⁻3। यहां पर कितना आएगा? 10⁻⁻6। ऊपर जाएगा तो +3 बचेगा। जी की वैल्यू कितनी है? 10 है ही सही, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एच की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2×10⁻⁻5×10⁻³ मीटर। 1 मिलीमीटर में 10⁻³ मीटर होते हैं। इसलिए अपन ने हाइट को, जो हाइट जो दे रखी थी मुझे 2×10⁻5 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर को मैंने किसमें कन्वर्ट कर दिया? मीटर में। ये अपने पास क्या आ चुका है? प्रेशर आ चुका है। लेकिन मुझे निकालना क्या है बच्चों? मुझे तो अणुओं की संख्या बतानी है। अणुओं की संख्या तो एन इज इक्वल टू पीवी अपॉन के टी होती है, यही होता है फॉर्मूला। पी की जगह अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं, वी की वैल्यू पुट कर दूं, के की वैल्यू पुट कर दूं, टी की वैल्यू पुट कर दूं, ध्यान दीजिए, एन इज इक्वल टू, पी की जगह क्या लिख दूं? ये पूरी वैल्यू लिख दूं मैं, ये जो पूरी वैल्यू है पी रो जी एच पूरा लिख दिया, तो 13.6×10⁻³ मल्टीप्लाइड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 2×10⁻⁸। ये तो अभी प्रेशर हुआ है केवल। रो जी एच जो किया है अपन ने, वो तो केवल प्रेशर हुआ है अभी, ये रो जी एच। तो अब वी लिखना है, वी कितना है? 10 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब को अगर मीटर क्यूब में बदलूंगा तो 10⁻⁻6 आएगी। अगर पीछे केवल लंबाई होती सेंटीमीटर होता तो 10⁻⁻2 मीटर। सेंटीमीटर का स्क्वायर को मीटर के स्क्वायर में बदलेंगे तो 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर का क्यूब है तो 10⁻⁻6 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो वी की जगह क्या लिख देंगे? 10 × 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। ये हो गया पीवी। के और टी की वैल्यू, के इज इक्वल टू कितना पुट करना है मुझे? K इज इक्वल टू 1.38 इंटू 10⁻⁻23, यही पुट करना है, बोल्ट्जमान नियतांक। इसके बाद में अगर बात करें अपन तो क्या बचा? T बचा है, केवल T कितना हो जाएगा? 273 हो जाएगा। इसके बाद में अब ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको केवल और केवल क्या करना है? केवल और केवल इनको चेंज करते जाना है। आपको 10 की पावर को सोल्व करना है सबसे पहले। ऐसे क्वेश्चंस में 10 की पावर दिख रही है बहुत सारी अपन को, इनको सबको सोल्व कर दूं तो 10 की पावर 3। 3 के बाद में कितना हो जाएगा? -8, यानी कितना बचेगा? -5 बची पावर। -5 -4 रह जाएगी। -4 और -6 -10, -10 में से +1 तो कितना हो जाएगा? -8। -8 ऊपर बची, ये -30 ऊपर जाएगी, +23 हो जाएगी, तो 10 की घात कितना बच जाएगा? ऐसे 15। और इसको सोल्व करेंगे तो 7.07 मल्टीप्लाई 10 की घात 12 मोलिक्यूल्स आते हैं, अणुओं की संख्या।
कैलकुलेशन है इसके बाद केवल, है ना। ऐसे गंदे क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले नहीं पूछे जाते, लेकिन अपन बता रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। कैलकुलेशन इजी करके दी जाती है एग्जाम में जनरली, है ना। तो कैलकुलेशन का ज्यादा कोई लोचा नहीं रहने वाला है आपके पास में। केवल बस आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला ऐसे अप्लाई करते हैं, पीवी अपॉन केटी। पी की जगह जरूरी नहीं है आपको पास्कल में गिवन हो या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में गिवन हो। पी की जगह आपको क्लियर गिवन हो सकता है कि हाँ आपको पारे की ऊंचाई दी गई हो, तो कैसे निकालना है, रो जी एच से। पारे का घनत्व तो याद रखें हमेशा 13.6 गुणा 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब होता है। और अणुओं की संख्या बतानी थी तो n = pv/kT लिख दिया अपन ने। टेम्परेचर केवल और केवल किस में रहेगा, केल्विन में, क्योंकि डेल्टा टी होता है तभी डिग्री सेंटीग्रेड में चलेबल होता है, अदरवाइज किस में लिखना है अपन को, केल्विन में। तो टेम्परेचर किस में लिख दिया अपन ने, केल्विन में। ये बोल्ट्जमान कांस्टेंट था इसे, ये आयतन था इसे, सब कुछ किस में रखना है अपन को, एसआई मात्रक में रखना है। तो अपने पास में क्या आ चुकी है, अणुओं की संख्या। आर की वैल्यू जरूर याद रखनी है। आर की वैल्यू अगर उस टाइम पे अपन ने नहीं लिखी हो तो आर की वैल्यू को अच्छे से लिख लेना भाई साहब कहीं पे। आर = कितना होता है, आर = ये आंसर आ चुका है, R = 8.314 या फिर 25/3, या फिर क्या होता है 25/3 जूल पर मोल पर केल्विन। ये R होता है भाई साहब, R कांस्टेंट है जो, R की वैल्यू याद रखनी है। वैसे केमिस्ट्री में आप लोगों को याद होगी है 25/3 है। देखिए बच्चों क्वेश्चन, यदि सूर्य में उपस्थित गैसों का औसत अणुभार यानी कि MW दे रखा है अपन को 2 ग्राम पर मोल दे रखा है ये वाला, और ये बोल रखा है दाब कितना है 1.4 गुणा 10⁹ एटम। एटीएम बोल दीजिए या वातावरणीय दाब भी बोल सकते हो, वायुमंडलीय दाब, वातावरणीय दाब, एटीएम को। तथा गैसों का घनत्व कितना दे रखा है, गैसों का घनत्व यानी कि रो की बात करिए अब की बार, कोई पारे का घनत्व नहीं दिया जाता। पारे का घनत्व जब भी दिया जाएगा यानी कि दाब निकालने के लिए दिया जा रहा है आपको, लेकिन गैसों का घनत्व दिया जा रहा है यानी कि P/ρ वाले फॉर्मूले के लिए दिया जा रहा है। P/ρ = RT/mW। गैसों का ही घनत्व दे रखा है तो सूर्य के ताप की गणना कीजिए। अगर मुझे सूर्य के ताप की गणना करनी हो तो P/ρ का फॉर्मूला क्या होता है, RT/mW होता है क्या, यही रहेगा। टी मुझे निकालना है तो T = कितना हो जाएगा, PMW/ρ × R, यही होगा। P की वैल्यू अगर मैं पुट करता हूं, P डायरेक्ट दे रखा है आपकी बार मुझे 1.4 गुणा 10⁹ 1.4 गुणा 10⁹, इसकी जगह इंटू 10⁵ कर देंगे तो किसमें आ जाएगा ये, पास्कल में या न्यूटन पर मीटर। एक एटीएम बराबर 1.01 गुणा 10⁵ या लगभग बराबर 10⁵ पास्कल लिखते थे अपन। आप लोगों को याद आ रहा होगा, नहीं याद आए तो यहां पर कहीं बॉक्स बना के लिख लेना। एक एटीएम ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या होता है, 1 गुणा 10⁵ पास्कल। ये पी की वैल्यू हो गई। MW अणुभार बोलिए किसमें दे रखा है, अणुभार ये रहा, औसत अणुभार 2 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल है लेकिन किस में चाहिए अपन को, तो किलोग्राम में चाहिए, ऐसा ही मात्रक होना चाहिए। तो इसकी जगह क्या लिख दिया जाएगा, 2 गुणा 10⁻³ ये कंप्लीट होने के बाद में अब नीचे बात करते हैं रो की। घनत्व 1.4 गुणा 10⁻³ करना ही करना पड़ेगा, किलोग्राम पर मीटर क्यूब में बदलना है तो। इसके बाद में क्या बचा, आर की वैल्यू कितनी होती है 25/3, या क्या लिख दूं मैं 8.314 लिख दूं क्या, ऑलमोस्ट इक्वल टू 8.4 या ऐसा कुछ लिख सकते हैं ना, 8.3। यहां तक ये काम कंप्लीट। इसके बाद में अपन बात करते हैं, अब इसको सोल्व करेंगे तो 1.4 से 1.4 कैंसिल आउट, बहुत सिंपल। 10⁹ 10⁵ और 10⁻³ 14 - 3 करेंगे तो कितना बचेगा 11, और 11 में से 3 माइनस करेंगे ऊपर जाने के बाद तो कितना बचेगा 8 बचेगा अपने पास में। तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर, यहां से इसको सोल्व करेंगे तो T = क्या बचेगा 2/8.3 इंटू 10 टू द पावर 8। ये 1/4.2 हो जाएगा, लगभग 1/4.2 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू 4.2 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 10 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहां से अपने पास में 2.4 के आसपास आएगा। 2.4 गुणा 10⁻7 केल्विन। इधर कर दिया मैंने 20 को, इधर कर दिया, ये 20 को 10 इधर ले लिया एक, तो 20/8.3 करेंगे तो लगभग 2 पॉइंट कुछ ऐसे आता है, 2.4 गुणा 10⁻7 केल्विन तापमान हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सी बात थी। गैस का घनत्व दिया जाए P/ρ वाला फॉर्मूला, अणुओं की संख्या के बारे में बात की जाए N = PV/kT वाला फॉर्मूला, और अगर मोलों की संख्या के बारे में बात करता तो PV = μRT, जो अपनी आदर्श गैस समीकरण है वही मुझे लगानी थी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है।
देखिए बच्चों क्वेश्चन, एक पहाड़ की चोटी पर थर्मामीटर 60 डिग्री सेंटीग्रेड और बैरोमीटर दाब नापने का जो आता है वो 70 सेंटीमीटर पारा। अब देखो पारा दे रखा है, यानी किसके लिए दे रखा है? दाब निकालने के लिए दे रखा है बच्चों। पारे की ऊंचाई दे दी जाए मतलब दाब निकालने के लिए। पारा स्तंभ चढ़ता है पहाड़ के तल पर, इनका पाठ्यांक क्रमशः 27 डिग्री सेंटीग्रेड और 76 सेंटीमीटर। देखो ऊपर जाते जाएंगे तो वायुमंडल क्या होता जाता है? कम होता जाता है, तो वायुमंडलीय दाब भी क्या होता जाता है? कम होता जाता है ना। तो अगर वायुमंडलीय दाब कम होता जाता है, यहां पर तो कितना है? तल पर, तो पहाड़ी के तल पर निचले हिस्से पर तो कितना है? 76। ऊपर जाते जाते कितना रह गया? 70 ही रह गया। समझ पा रहे हो? दाब कम हो जाता है, वायु भी क्या हो जाती है? वायु का घनत्व भी कम हो जाता है, वायु के पार्टिकल्स भी क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं। जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं, अपन को पता है एक लिमिट के बाद वायुमंडल ही नहीं रहेगा, है ना। तो ऊपर जाते जाते हैं वैसे वायुमंडल क्या होता जाता है? कम होता है। तो अपन बोल सकते हैं कि अपन को क्या निकालना है? घनत्व की तुलना करनी। कहां पर? चोटी पर और तल पर। चोटी पर घनत्व क्या रहा होगा? कम। तल पर क्या रहा होगा? ज्यादा। यानी कि वैल्यू क्या आएगी? दोनों का अगर मैं अनुपात निकालूंगा, रेशियो निकालूंगा, तो वैल्यू 1 से कम आने वाली है। देखिए आप, मुझे क्या करना है? फॉर्मूला क्या होता है? P बाई रो इज इक्वल टू आर टी अपॉन एम डब्ल्यू। अब देखो, मैं तल पे लिखूं चाहे चोटी पर लिखूं, मैं तल पर लिखूं चाहे चोटी पर लिखूं, बॉटम पर लिखूं या टॉप मोस्ट पॉइंट पर लिखूं, एम डब्ल्यू तो क्या रहेगा? वायु का सेम ही रहेगा। वायु का जो गैसों का मिश्रण यहां पर रहता है वही मिश्रण वहां पर रहता है, तो एम डब्ल्यू सेम। आर की बात करें तो आर क्या है? कॉन्स्टेंट है। चाहे मैं तल पर लिखूं चाहे कहां पर लिखूं, चोटी पर लिखूं, क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो ये दोनों चीजें तो क्या हो गई? कांस्टेंट। यानी कि मैं यहां से बोलता हूं अगर रो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? पी एम डब्ल्यू अपॉन आर टी, ये आने वाला है। लेकिन मुझे पता है एम डब्ल्यू टी तो क्या, एम डब्ल्यू और आर तो क्या रहेंगे? कांस्टेंट। तो मैं बोल सकता हूं कि जो रो रहेगा, रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी अपॉन टी रहेगा। रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा? पी अपॉन टी। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले रो पीक की, चोटी की, टॉप मोस्ट पॉइंट की, और नीचे हो जाएगा रो बॉटम। रो बॉटम। अगर टॉप की बात करेंगे, देखो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, T इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, तो टॉप के सामने P का P टॉप, P बॉटम। T इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो टॉप के सामने क्या आएगा? बॉटम आएगा। T बॉटम और T टॉप, ये लिखना पड़ेगा अपन को। यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सिंपल प्रोपोर्शनल वाला कॉन्सेप्ट लगाया मैंने। रो टॉप अपॉन रो बॉटम निकालना था मुझे, तो मैंने देखा रो किसके प्रोपोर्शनल बचता है? केवल और केवल P बाई टी के प्रोपोर्शनल बचता है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने दोनों चीजें यहां पर लिख दी है। लेकिन टेम्परेचर यहां कोई तापांतर नहीं लिखा हुआ, टी लिखे हुए हैं, केवल टी लिखे हुए हैं, केवल और केवल केल्विन में पुट करना है। बॉटम, सबसे पहले बॉटम यानी कि तल की बात करो, तल 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 पर कितना है? 27 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टी बॉटम 27 यानी कि 300 केल्विन। टॉप पर कितना था? 7 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 280 केल्विन। अगर मैं इसकी बात करूं, पी को की जगह क्या लिख सकता हूं? रो जी एस लिख सकता हूं क्या? तो रो जी एच किस में दे रखा है? मुझे सेंटीमीटर में दे रखा है, तो एच क्या लिख दिया जाएगा? टॉप का 70। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों नहीं कर रहे हैं कन्वर्ट? क्योंकि ऊपर भी 10 टू द पावर -2 आएगा, इधर भी 10 टू द पावर -2 आएगा। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर -2 से -2 कैंसिल आउट हो जाएगा। रोजी से रोजी कैंसिल आउट, यानी कि 70 से इसको कैंसिल आउट करूं, 4 टाइम्स 4 को इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा? 75/76। मैंने कहा था एक से कम ही आएगा। रो टॉप अपॉन रो बॉटम। मुझे पता है जैसे से ऊपर जाते जाते हैं वैसे वायु का घनत्व क्या होता जाता है? कम होता जाता है। वायु का घनत्व कम होता जाता है तो ऊपर का घनत्व कम आ रहा है, नीचे का घनत्व क्या आ रहा है? ज्यादा आ रहा है। 75:76 का इनका रेशियो रहेगा। इसको लगभग 0.9868 आएगा। तो बच्चों गैस के घनत्व की बात की गई थी, गैस के घनत्व की पहले से अपन ने बात कर ली थी, तो फिर क्या करना है अपन को? P बाई रो वाला फॉर्मूला लगाना है। अणुओं की संख्या की बात करता N इज इक्वल टू PV बाई KT लगा देता। देखिए बच्चों क्वेश्चन, 27 डिग्री सेंटीग्रेड ताप व 13.8 पास्कल दाब पर 1 मीटर क्यूब आयतन के बेलन में ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या बताइए। ऑक्सीजन के अणुओं की संख्या बतानी है। एन का फॉर्मूला लगेगा N इज इक्वल टू PV बाई KT। दाब पहले से पास्कल में यानी कि SI मात्रक में, आयतन पहले से मीटर क्यूब है यानी कि SI मात्रक है। टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में, इसको जरूर किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? केल्विन में। बाकी N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? N इज इक्वल टू बात करें तो PV अपॉन KT लिखा जाएगा। प्रेशर बोलिए कितना लिखेंगे अपन? 13.8 पास्कल लिख दूं क्या? V की जगह क्या लिख दिया जाएगा? 1 मीटर क्यूब। K की जगह क्या लिखा जाएगा? 1.38 गुणा 10 की घात -23 लिख दूं क्या इसको? और T की जगह क्या लिखा जाएगा? 300 केल्विन लिख दिया जाएगा।
अगर 300 में से एक को इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो 13.8 हो जाएगा है, तो 13.8 हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 13.8 से 13.8, ये 10 से मल्टीप्लाई किया था तो 13.8 हुआ था, ये 1.38 है से तो 10 से इधर मल्टीप्लाई किया 13.8 हो गया, और इस 13.8 से 13.8 उड़ गया। 10 की एक घात इधर ऐड कर देता हूं, ये ऊपर जाएगा तो 10 की घात -22 बचेगा, यहां पर -22 एक ये रहा, -22 बचेगा ऊपर जाकर +22, 10 की घात +22 कितना बचा 1/3, ऐसे लिख सकते हैं इसको। यहां से n इज इक्वल टू 10 की घात 22 है तो 10/3 कर लो और 10 की घात 21 को अलग कर दो, यानी कि 3.3 गुणा 10 की घात 21 अणु बचेंगे भाई साहब, 21 अणु रहेंगे इसमें। जो डेटा दे रखा है उसके अकॉर्डिंग कितनी आ रही है अणु की संख्या 1 मीटर क्यूब में 3.3 गुणा 10 की घात 21 अणु बचेंगे इसमें। देखिए बच्चों, एक बेलन में 10 की घात 7 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब पर 10 किलोग्राम गैस है। यदि अंतिम दाब घटकर 2.5 गुणा 10 की घात 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रह जाता है तो बेलन से निष्कासित गैस की मात्रा बताइए। मान लीजिए किलोग्राम में बतानी, पहले 10 किलोग्राम थी तो बाद में कितनी रह जाएगी मात्रा, बाद में कितनी रह जाएगी मात्रा और कितनी निष्कासित हुई है, निष्कासित मात्रा बतानी है। अगर मान लीजिए पहले इसमें कुल कितनी गैस भरी हुई थी, 10 किलोग्राम लिख दूं क्या इसमें, 10 किलोग्राम गैस भरी हुई थी। अब मुझसे ये बोला गया है कि निष्कासित गैस की मात्रा बतानी है। निष्कासित गैस की मात्रा अगर मुझे बतानी तो मान लेता हूं कि x निष्कासित हो गई। अगर x की वैल्यू मुझे मिल जाएगी तो यानी कि निष्कासित गैस की मात्रा आ जाएगी। x निष्कासित हो गई तो यहां पर कितनी बचेगी, 10 - x किलोग्राम बचेगी क्या केवल, तो कितनी गैस बच चुकी है 10 - x किलोग्राम। क्वेश्चन में क्लियरली बोला गया है कि जो प्रोसेस हो रहा है वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहा है, तापमान क्या रहेगा, नियत रहेगा। अब अगर द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान वाला तो कोई फॉर्मूला अपन ने पढ़ा ही नहीं, पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी, मोलों की संख्या, अणुओं की संख्या निकालनी हो, एन इज इक्वल टू पीवी बाई के टी। लेकिन म्यू की जगह क्या मैं m/mw लिख सकता हूं, वहां से मुझे द्रव्यमान मिल सकता है, तो मैं यहां पर लिख दूं क्या पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी। अगर म्यू आर टी लिख दिया, म्यू की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, m/mw लिखा जा सकता है, मोलों की संख्या, पीवी इज इक्वल टू कुल द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान आर टी। मुझे m ही तो निकालना है। अगर m की बात करें तो m इज इक्वल टू, इसको इस तरफ भेज देता हूं, बाकी दोनों कहां पे आ जाएंगे, अपोन में आ जाएंगे। m इज इक्वल टू PVMW अपॉन RT। ये बोला गया है अपन से R तो कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर भी क्या दे रखा है, नियत दे रखा है, और अपन से जो गैस रहेगी, गैस का जो अणुभार रहेगा वो भी परिवर्तित नहीं होगा, क्योंकि यहां पर 10 केजी जो गैस है वही गैस कौन सी है, 10 - x केजी। जैसे यहां पर पहले ऑक्सीजन थी तो बाद में भी कौन सी गैस है, ऑक्सीजन ही, यानी कि अणुभार में भी कोई परिवर्तन नहीं रहेगा, गैस भी क्या है, सेम है। तो R कांस्टेंट, T कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T कांस्टेंट, MW कांस्टेंट। और अगर अपन से कंटेनर की बात की तो कंटेनर का जितना आयतन यहां पर रहेगा उतना ही आयतन कंटेनर का यहां पर भी रहेगा, यानी कि आयतन भी क्या रहने वाला है, नियत रहने वाला है। सब चीजें क्या हो चुकी है, कांस्टेंट, यानी कि m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केवल क्या बचा है, p बचा है। बाद वाला m क्या यानी कि मैं लिख सकता हूं क्या कि यहां पर कि जो m डैश अपॉन m रहेगा वो इज इक्वल टू p डैश अपॉन p रहेगा। m डैश की बात करें तो बाद में द्रव्यमान कितना बचा है, केवल 10 - x, और कुल द्रव्यमान प्रारंभ में कितना था, m इज इक्वल टू 10 लिख दिया जाएगा। पी डैश की बात करें, बाद वाला दाब कितना होता है, कितना हो चुका है, 2.5 गुणा 10 की घात 6 अपॉन प्रारंभिक दाब कितना था, 10 की घात 7। अगर इसको कैंसिल आउट करें अपन तो ये कितना आ जाएगा, 10 - x अपॉन 10 इज इक्वल टू 1/4। वज्र गुणा करके x की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा अपने पास में, x इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास में 7.5 किलोग्राम, यानी कि 7.5 किलोग्राम गैस बाहर निकल चुकी है। कितनी बचेगी, केवल 2.5 ग्राम यहां पर बची है। गैस कितनी रह चुकी है, 1/4 रह चुकी है, इसलिए दाब भी कितना रह गया था, 1/4 रह चुका था यहां पर, क्योंकि m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, केवल और केवल p आ रहा है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन, किस वास्तविक गैस के लिए किस स्थिति में पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी समीकरण लागू होगी। कहना चाहता है कि वास्तविक गैस किस स्थिति में आदर्श गैस के भांति व्यवहार करेगी। तो अपन ने पहले बोल दिया था कि हाई टेम्परेचर होना चाहिए और दाब और घनत्व क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो हाई टेम्परेचर और क्या रह जाएगा, लो घनत्व हो जाएगा, लो डेंसिटी हो जाएगी, तो ये वाला हो जाएगा। सिंपल सी बात है। इस स्थिति में वास्तविक गैस किसकी भांति व्यवहार करेगी, आदर्श गैस की भांति, और पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी चलेबल होगा। देखिए बच्चों, केटीजी में अपन ने पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी, एन इज इक्वल टू पीवी बाई के टी और पी बाई रो इज इक्वल टू आर टी अपॉन एमडब्ल्यू वाले क्वेश्चन अपन कर चुके हैं। उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते थे वो आदर्श गैस समीकरण वाले क्वेश्चन। अब अपन आते हैं गैस नियम की बात करते हैं। गैस नियम में अपन को ग्राफ से बहुत ज्यादा खेलना पड़ेगा।
तो अगर गैस नियम की बात करें तो सबसे पहला नियम किसका है? बॉयल का। गैस के 3 नियम है, तो सबसे पहला नियम है किसका? बॉयल का। अगर बॉयल के नियम की अपन बात करें तो बॉयल, आपको याद ऐसे रखना है कि कौन सा नियम किस चीज से रिलेटेड रहेगा। बॉयल आ रहा है, बॉयल का मतलब उबलना, यानी कि टेम्परेचर से रिलेटेड बात होगी। तो जब भी बॉयल आ जाए बिना सोचे समझे बॉयल करना मतलब टेम्परेचर पे पहुंच जाओ। बॉयल टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा बॉयल के नियम में। अगर मैं बोल देता हूं दिए गए द्रव्यमान के लिए यदि टी बराबर कांस्टेंट, पीवी इज इक्वल टू म्यू आर टी में द्रव्यमान नियत है, यानी कि मोलों की संख्या भी क्या रहेगी? नियत रहेगी। आर की वैल्यू, आर पहले से कांस्टेंट, टेम्परेचर क्या बोल दिया? कांस्टेंट। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या पूरी राशि म्यू आर टी क्या हो चुकी है? कांस्टेंट हो चुकी है। तो यहां से पीवी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? कांस्टेंट। पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट यानी कि पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? 1/v। यहां से लिखेंगे पी वी कांस्टेंट, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। यहां से लिखेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है तो 1 के सामने क्या आएगा? 2, 2 वाले के सामने क्या आएगा? 1 आएगा। P1/P2 इज इक्वल टू V2/V1 होगा। इसके बाद में अगर ग्राफ की बात करते हैं तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, P और V के बीच में ग्राफ बनाना है। तो ये वाली इक्वेशन जो देख रहे हो आप, P और V के बीच में ग्राफ बना रहा है। P कहां पे आ रहा है? y-x पर आ रहा है, तो P की जगह क्या लिख दिया जाएगा? y। V कहां पर आ रहा है? x-एक्सिस पर आ रहा है, तो इसकी जगह क्या लिख दिया जाएगा? x लिख दिया जाएगा। तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x का ग्राफ। x-एक्सिस पर क्या आ रहा था? v आ रहा था, तो v की जगह क्या पुट कर दिया? x पुट कर दिया। यहां पर क्या आ रहा था? y-एक्सिस पर p आ रहा था, तो p की जगह क्या पुट कर दिया? y। तो क्या इक्वेशन बनेगी? y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x, और y इनवर्सली प्रोपोर्शनल जब भी चीजें होती है ऐसे, तो ग्राफ कौन सा बनता है? अतिपरवलय बनता है। क्या बनता है? ग्राफ अतिपरवलय बनता है। अपन को पता है जैसे से x बढ़ता जाएगा वैसे वैसे y क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। ऐसे मुझे यहां पता है जैसे से v बढ़ता जाएगा p क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो इधर जाने पर वॉल्यूम तो क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। आयतन तो बढ़ता जा रहा है, और दाब क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। तो जब भी ऐसा इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिख जाए तो ग्राफ क्या आता है? ये अतिपरवलय हाइपरबोला आता है ये ग्राफ। इसके बाद में पीवी का ग्राफ p के साथ। पीवी देखो, पीवी कहां से मिल सकता है? पीवी कहां से मिल सकता है? तो पीवी देखूंगा तो पीवी इज इक्वल टू क्या दे रखा है? कांस्टेंट, यानी कि पीवी की मान में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। तो ये पीवी का मान ऊपर जाने पर, अगर ग्राफ ऊपर जाता तो पीवी का मान बढ़ता, ग्राफ नीचे आता तो पीवी का मान घटता। पीवी y-x पर आ रहा है क्योंकि, लेकिन पीवी का मान ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, क्या है? नियत है। तो यहां पर लिख सकते हैं पीवी बराबर कांस्टेंट। ऐसे यहां पर भी क्या लिखा जा सकता है? पीवी बराबर कांस्टेंट। तो यहां पर कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। अब इंपॉर्टेंट जो बात है, P और 1/v के बीच में बनाना है। इक्वेशन ये वाली ले लूंगा मैं, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। P की जगह तो मुझे क्या पुट करना है? y पुट करना है। 1/v की जगह मुझे क्या पुट करना है? x पुट करना है, क्योंकि इस बार x अक्ष पर क्या आ रहा है? 1/v आ रहा है। तो अगर P की जगह मैं y पुट कर दूं, 1/v की जगह x पुट कर दूं, इस इक्वेशन में देखिए ये P की जगह y और 1/v की जगह x, तो क्या मिल जाएगा अपन को? y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। और जब भी y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x हो जाए, इधर भी पावर 1 इधर भी पावर 1, तो क्या होती है? एक सरल रेखा होती है। y इज इक्वल टू mx प्लस c आपने पढ़ा होगा। y की पावर भी 1, x की पावर भी 1, तो क्या बनती है? एक सरल रेखा बनती। तो अगर इसका ग्राफ बनाना चाहेंगे अपन, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। सरल रेखा, बिल्कुल सरल रेखा आने वाली इसका ग्राफ। तो बच्चों जब भी आपको ग्राफ बनाना हो, सिंपल सा फंडा है, अगर जो y एक्सिस पर हो उसकी जगह y पुट कर दो, जो x एक्सिस पर हो उसकी जगह क्या पुट कर दो? x पुट कर दो। तो ग्राफ का आपको जो रिलेशन है y और x के बीच में रिलेशन मिल जाएगा। जब y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आएगा यानी कि सरल रेखा, y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x आएगा यानी कि अतिपरवलय, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर होता तो क्या बन जाता? परवलय बन जाता, वो यू शेप का जो बनता है ना। एक और बात में बता देता हूं, अगर आपको पता लग जाए P और B के बीच में ग्राफ कैसा आ रहा है? अतिपरवलय आ रहा है, तो P और 1/v के बीच में कैसा आएगा? सरल रेखा आएगा। ऐसे अगर मैं P और 1/v के बीच का अगर अतिपरवलय आता तो P और V के बीच का क्या आ जाता? सरल रेखा आ जाता। जैसे आप पावर को, जैसे यहां पर V की जगह अगर आपने क्या कर दिया? 1/v कर दिया, तो अतिपरवलय होगा तो क्या हो जाएगा? सरल रेखा, और सरल रेखा होगा तो क्या हो जाएगा? अतिपरवलय हो जाएगा। केवल इतना सा आपको याद रखना है। क्यों? क्योंकि केवल इतना सा है तो डिफरेंस आता है, x की जगह 1/x हो जाता है तो ग्राफ क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, सरल रेखा से अतिपरवलय हो जाता है। ऐसे यहां पर P और V के बीच में अगर अतिपरवलय आ रहा था तो जैसे अपन 1/v करेंगे क्या हो जाएगा? सरल रेखा हो जाएगा। समझ पा रहे होंगे आप लोग मेरी बात को?
क्योंकि डिफरेंस दोनों में क्या है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। तो जैसे आप 1 में लिख देते हो किसी चीज को, तो ग्राफ भी क्या हो जाता है, इंटरचेंज हो जाता है। अगर अति परवलय होगा तो सरल रेखा हो जाएगा, सरल रेखा है तो क्या हो जाएगा, अति परवलय। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि p और v के बीच में क्या बन रहा है, अति परवलय। तो अगर 1/v कर दूंगा तो सरल रेखा होगा ही होगा ये ग्राफ। ऐसे अगर p और v के बीच में अगर सरल रेखा बन रहा होता तो जैसे 1/v करता तो वैसे क्या बन जाता, अति परवलय बन जाता। तो ये चीज का आपको याद रखना है ताकि आपको ग्राफ सोल्व करने में इजी रहे थोड़ा, है ना। नहीं भी याद रहे तो ऐसे अपन x और y पुट करके निकाल सकते हैं, लेकिन हर बार ये थोड़ा टाइम लगता है अपन को, इसलिए अपन डायरेक्ट याद रख लेते हैं इस रिजल्ट को कि v की जगह अगर 1/v हो जाता है इधर तो अति परवलय होगा तो क्या बन जाएगा, सरल रेखा। सरल रेखा होता तो क्या बन जाता, अति परवलय बन जाता। ये मैथ्स लगाई है अपन ने केवल यहां पर, है ना, मैथ्स का काम है ये। देखिए बच्चों, बोयल का नियम जो था वो नियत ताप के लिए था, चार्ल्स का नियम किसके लिए आता है, नियत दाब के लिए। अपन बोल रहे हैं यदि किसी दिए गए नियत द्रव्यमान के लिए P बराबर मैंने कांस्टेंट कर दिया, द्रव्यमान नियत हो गया, यानी कि मोलों की संख्या क्या हो जाएगी, नियत हो जाएगी। इसके अलावा अपन ने और क्या बोल दिया कि जो दाब रहेगा वो भी नियत रहेगा। R पहले से क्या रहता है, नियत रहता है। P नियत हो चुका, म्यू नियत हो चुका, R नियत हो चुका, तो क्या अपन बोल सकते हैं क्या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहने वाला है, T रहने वाला है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बोल दीजिए, या V अपॉन T क्या बोल सकते हैं यहां से, कांस्टेंट। T को अपॉन में भेज दिया तो क्या आ जाएगा, V बाई T कांस्टेंट। अगर इससे लिखना चाहेंगे V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T से तो V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2। इससे लिखना चाहेंगे तो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। दोनों एक ही बात है, यहां पर V1 को इधर भेज रखा है और T1 को इधर भेज रखा है केवल, बाकी दोनों चीजें क्या है, सेम है। अब ग्राफ की बात करें तो V और T के बीच में अगर ग्राफ बन रहा है तो अपन को पता ही है यहां पर जो इक्वेशन रही, यहां पर T किस में रहना चाहिए, केल्विन में रहना चाहिए। डेल्टा T नहीं आ रहा है, केवल अकेला T है, तो अकेला T है तो SI मात्रक यूज करेंगे, केवल और केवल केल्विन में रहना चाहिए। यहां इक्वेशन से मैं बता सकता हूं कि अगर V और T के बीच में मुझे ग्राफ बनाना है, किस किस के बीच में बनाना है, V और T के बीच में, तो V y पर आ रहा है तो V की जगह क्या पुट कर देंगे, y, और जहां पर T आ रहा होगा T की जगह क्या पुट कर देंगे, x पुट कर देंगे। कौन सी वाली इक्वेशन ले लूं, ये वाली इक्वेशन ले ली जाए। अगर V की जगह में क्या पुट कर दूं, y पुट कर दूं, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x आएगा ये, यानी कि ग्राफ कैसा बनेगा, सरल रेखा बनेगा। तो सरल रेखा बनी हुई है। अगर V बाई टी की बात करें तो अपन पहले ही बोल चुके हैं V बाई टी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो V बाई टी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं हो सकता। ग्राफ ऊपर जाता तो बढ़ती, नीचे आता तो घटती, लेकिन क्या बनी हुई है, कांस्टेंट। V बाई टी की वैल्यू क्या बनी रहेगी, कांस्टेंट बनी रहेगी। इसके बाद में बात करते हैं V और 1 बाई टी की। मैंने पहले बोला था कि अगर x एक्सिस पर T आ रहा हो, T की जगह अगर मैं अब 1 बाई टी कर दूंगा तो जो ग्राफ सरल रेखा था वो क्या बन जाएगा, अति परवलय बन जाएगा। अगर ऐसे यहां पर अति परवलय बन रहा होता पहले तो क्या बन जाता है, सरल रेखा बन जाता। अब इंपॉर्टेंट बात यह है अपने पास कि अगर तापमान को मैं केल्विन की जगह अगर डिग्री सेंटीग्रेड में काम में ले लेता हूं बच्चों, तो डिग्री सेंटीग्रेड वाला ग्राफ कैसे बनाना है अपन को। अगर यहां पर तो तापमान किस में रहेगा, केल्विन में, लेकिन अब की बार तापमान किस में लेना है अपन को, डिग्री सेंटीग्रेड में लेना है। तो जब डिग्री सेंटीग्रेड में तापमान रहेगा तो क्या कर सकते हैं अपन, देखिए अगर इस इक्वेशन की मैं बात करता हूं तो मुझे पता है जब T बराबर 0 पुट करूंगा तो P बराबर कितना रहेगा, 0 रहेगा। इस वाली इक्वेशन से मैं लिख सकता हूं यहां पर, इस वाली इक्वेशन से अगर अपन लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं बच्चों कि जब T बराबर 0 केल्विन, जब T बराबर 0 केल्विन रहेगा तो P बराबर भी कितना रहेगा, 0। T बराबर 0 केल्विन का मतलब क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि T बराबर 0 केल्विन को मैं क्या बोलूंगा, -273 डिग्री सेंटीग्रेड बोलने वाला हूं। तो T बराबर 0 केल्विन को -273 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि अब अपन बोलेंगे कि T डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड वाले में जहां पर तापमान कितना हो रहा होगा, -273 हो रहा होगा, वहां पर प्रेशर क्या रहेगा, 0। तो अपन चले कि T पर प्रेशर नहीं, सॉरी वॉल्यूम बोलेंगे, पी इज इक्वल टू म्यू आर टी। पी तो क्या दे रखा है, कांस्टेंट दे रखा है। तो जब T बराबर कितना हो जाएगा, -273, T बराबर इधर चलेंगे तो पॉजिटिव में बढ़ेगा टेम्परेचर, इधर आएंगे तो यहां पर कहीं -273 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो -273 डिग्री सेंटीग्रेड, और आयतन कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए इस पर। तो आयतन 0 रहेगा, यानी कि ये वाला पॉइंट रहेगा, आयतन 0 इस वाली लाइन। ऊपर जाएंगे तो आयतन बढ़ेगा, नीचे आएंगे तो आयतन घटेगा, बिल्कुल इस वाले एक्सिस पर क्या रहेगा, 0 रहेगा। यानी कि वो पॉइंट हो गया जहां पर -273 डिग्री सेंटीग्रेड तो क्या रहेगा, टेम्परेचर, और जो आयतन है वो क्या रहने वाला है, 0 रहने वाला है यहां पर। तो ये पॉइंट से ग्राफ क्या करना पड़ेगा, स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है ग्राफ कहां से स्टार्ट होने वाला है, ये जहां पर टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 केल्विन, आयतन कितना रहेगा, 0 मीटर क्यूब रहेगा। तो अपन ने केल्विन की जगह डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू पुट करी है, तो 0 केल्विन की जगह क्या लिया जाएगा, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि -200, इसको 273 पीछे की तरफ शिफ्ट कर देंगे, बाकी सारा ग्राफ वैसा ही बन जाएगा।
तो बच्चों ये बात अपन को ध्यान रखनी है कि जब भी केल्विन वाले को डिग्री सेंटीग्रेड में करेंगे तो जो ग्राफ होता है उसको 273 डिग्री किधर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं, लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, पीछे की तरफ शिफ्ट कर दिया जाएगा। देखो बच्चों, बोयल का नियम और चार्ल्स के नियम के बाद में अपने पास है गेलुसेक का नियम। गेलुसेक का नियम क्या कहता है कि यदि दिए गए मास के लिए v बराबर कांस्टेंट, सबसे पहले अपन ने बोयल पढ़ा, बोयल मतलब उबलना, यानी कि वो किससे रिलेटेड रहेगा, बोयल का नियम पढ़ा अपन ने, बोयल नाम से अपन पहचान लेंगे, नाम ये ट्रिक है याद रखने की, मतलब इसको बोयल मतलब उबलना यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट। फिर उसके बाद में चार्ल्स आया था तो दाब कांस्टेंट, गेलुसेक आया तो अब एक चीज बची, वॉल्यूम, वो क्या कर दिया अपन ने, कांस्टेंट कर दिया। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा तो पीवी इक्वल टू म्यू आर टी से मैं बता सकता हूं कि दिया गया द्रव्यमान यानी कि मास कांस्टेंट है वही रखना है फिक्स, तो एम कांस्टेंट, वी कांस्टेंट और आर भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। बाकी क्या बचेगा, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T लिखा जा सकता है। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T से P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू T1 अपॉन T2 लिख देंगे, या फिर यहां से P बाई टी कॉन्स्टेंट, P बाई टी कॉन्स्टेंट यानी कि P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2, यही चप्पन को लिखना होता है। यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में अगर मैं बात करूं P और T का ग्राफ बनाऊंगा तो मुझे पता है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आ रहा है क्या, दोनों साइड पावर 1 1 है क्या, दोनों साइड पावर 1 1 है, तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या P और T के बीच का ग्राफ कैसा बनेगा, सरल रेखा बनेगा, क्योंकि बोल रखा है P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। अब P की जगह क्या आ रहा है, y एक्सिस पर आ रहा है, तो P की जगह क्या लिख दिया जाएगा, y लिख दिया जाएगा। तो ये P की जगह मान लीजिए अपन ने क्या लिख दिया है, y लिख दिया है P की जगह, तो P की जगह लिख दिया अपन ने y। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T कहां पर आ रहा है, एक्स एक्सिस पर, दोनों साइड पावर 1 1 यानी कि दोनों साइड पावर 1 1 है, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि यहां पर जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, सरल रेखा आएगा। दूसरे ग्राफ की बात कीजिए, P बाई टी डायरेक्ट कांस्टेंट दे रखा है क्या आपको, अगर P बाई टी आपको डायरेक्ट कांस्टेंट दे रखा है तो P बाई टी चाहे P बदले चाहे T बदले, लेकिन P बाई टी तो क्या रहने वाला है इस प्रोसेस में, कांस्टेंट रहने वाला है। तो P बाई टी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, चाहे P बढ़ रहा हो चाहे T बढ़ रहा हो, लेकिन P बाई टी की वैल्यू ना तो बढ़ रही है और ना ही घट रही है, P बाई टी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसके बाद में बात आती P और 1 बाई टी। मैंने बोला था कि अगर P और T के बीच का ग्राफ अगर कैसा है, सरल रेखा है, तो अगर आपको एक को T की जगह क्या कर दोगे, 1 बाई टी कर दोगे, तो जो ग्राफ सरल रेखा है वो ग्राफ क्या बन जाएगा, अतिपरवलय बन जाएगा क्या, हाइपरबोला बन जाएगा क्या, तो क्या अपन ऐसा लिख सकते हैं कि इसको ये ऐसा बन जाएगा, क्योंकि मैं लिख सकता हूं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन 1 बाई टी, यही रहने वाला है। 1 बाई टी वापिस यही तो आ रहा है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T तो था, तो अपन ने इसको ऐसे लिख दिया, T कहां चला जाएगा वापिस ऊपर, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T है ये। मैं 1 बाई टी कहां पर आ रहा है, एक्स एक्सिस पर आ रहा है, एक्स एक्सिस पर आ रहा है, तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको, x लिख सकता हूं, P को क्या लिखा जा सकता है, y लिखा जा सकता है, क्योंकि ये कहां पर आ रहा है, y एक्सिस पर आ रहा है, तो क्या y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई x हो जाएगा क्या है। तो अगर इसको अपन लिखना चाहें तो क्या भी लिखा जा सकता है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई x भी इसको लिखा जा सकता है, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई x। यहां तक किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। फिर मैंने बोला कि अगर मान लीजिए P और T का ग्राफ यहां से शिफ्ट हो रहा है, अगर मैं इसको, ये टेम्परेचर केल्विन में है, अगर इसको डिग्री सेंटीग्रेड में मुझे कन्वर्ट करना है तो 273 पीछे खिसका देते हैं क्या ग्राफ को, तो अगर 273 पीछे खिसका देंगे तो ये जो ग्राफ है माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट होगा, माइनस 273 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट होगा और फिर वापिस सेम ऐसा सरल रेखा आने वाली है। तो ये ग्राफ थे बच्चों, ग्राफ को अपन को कुछ चीजें इनमें से जो इंपॉर्टेंट रहेगी वो अपन अलग से एक बार फिर लिखने वाले, इनमें इनको याद रखना है अपन को। ग्राफ को, जो ग्राफ में आपको बताने जाऊंगा अब कि वो सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है, वो ग्राफ आपको याद रखने। इनमें से अपन ने 5-5 ग्राफ लगभग सबके बनाए, 15 ग्राफ हो गए, लेकिन सारे याद रखने की जरूरत नहीं होती। कुछ 3 इंपॉर्टेंट ग्राफ मैं आपको बताऊंगा, वो ग्राफ आपको याद रखने होंगे। देखिए बच्चों, अब अपन 3 सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ की बात करते हैं। अपन ने बहुत सारे ग्राफ पढ़े, अपन ऐसे रूल वगैरह से अपन बहुत सारे ग्राफ जो भी अपन से बोला जाएगा अपन बना सकते हैं उनको, वही y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई x, या इसी टाइप के कुछ ग्राफ्स रहेंगे। लेकिन फिर भी कुछ चीजें जो अपन को डायरेक्ट याद होनी चाहिए, तो अपन क्वेश्चन को थोड़ा फास्टली कर पाएंगे। जैसे अगर मुझे मान लीजिए ये बोला जाए कि t बराबर कांस्टेंट, तो p और v का ग्राफ मुझे याद होना ही चाहिए कि जब t बराबर कांस्टेंट तो p और v का ग्राफ कैसा रहेगा, p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन v होता है जब t बराबर कांस्टेंट। बोयल का नियम था ये बोयल का नियम था। तो जब t बराबर कांस्टेंट तो p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई v होता है, तो p और v के बीच का ग्राफ कैसा आएगा, अतिपरवलय आ जाएगा।
P की जगह y, इसकी जगह v की जगह x, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/x, यानी ग्राफ कैसा आ जाएगा, अति परवलय। ये बात अपन को ध्यान रखनी है कि जब t बराबर कांस्टेंट होगा तो p और v का ग्राफ कैसा आएगा, अति परवलय आएगा। बाकी p और t और v और t का ध्यान रखने की जरूरत ही नहीं है बच्चों। देखो t बराबर कांस्टेंट, तो अगर मैं pt ग्राफ बना रहा हूं तो एक एक्सिस पर अगर t आ चुका है, किसी भी एक अक्ष पर अगर टी आ चुका है तो मुझे पता है टी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। टी ना तो बढ़ना चाहिए, टी ना घटना चाहिए, तो ऐसी लाइन आ जाएगी। ऐसे अगर मैं वीटी वाला ग्राफ बनाता तो वीटी वाले ग्राफ में क्या हो जाता, टी फिर से कांस्टेंट रहना चाहिए, तो ऐसी ग्राफ आ जाएगा। टी ना बढ़ना चाहिए, टी ना घटना चाहिए। तो अगर जो चीज कांस्टेंट है, अगर वही चीज आ जाती है तो उस वाली एक्सिस पर वैल्यू ना तो बढ़नी चाहिए ना ही घटनी चाहिए। जैसे टी कांस्टेंट तो टी वाली वैल्यू ना तो बढ़नी चाहिए और ना ही घटनी चाहिए। ऐसे टी वाले एक्सिस के परपेंडिकुलर ग्राफ आ जाएगा, क्योंकि t बराबर क्या रखना है, कांस्टेंट। यहां पर भी t की यही वैल्यू आने वाली है, इस वाले पॉइंट पर भी t की यही वैल्यू आने वाली है, हर पॉइंट पर t की वैल्यू क्या आने वाली है, सेम आने वाली है। तो जब t कांस्टेंट है ना तो p t के साथ बनाओ ग्राफ, v t के साथ बनाओ, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि t कांस्टेंट रहेगा तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा। तो जब t कांस्टेंट हो तो ग्राफ कौन सा याद रखना है, pv ग्राफ। जब t बराबर कांस्टेंट तो pv क्या बनेगा, अति परवलय। पहला ही नियम बोयल का नियम था, t बराबर कांस्टेंट पीवी ग्राफ क्या रहेगा, अति परवलय रहेगा बच्चों। तो जब t बराबर कांस्टेंट हो तो पीवी ग्राफ याद रहना चाहिए कि क्या रहेगा, अति परवलय रहेगा। दूसरे की बात करता हूं मैं, p बराबर कांस्टेंट। अगर p बराबर कांस्टेंट था तो v डायरेक्टली pv इज इक्वल टू म्यू आर टी में, pv इज इक्वल टू म्यू आर टी में p बराबर कांस्टेंट तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा था, t आ रहा था। अपन ने बनाया था ग्राफ, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t आता है। यानी कि मैं जब बोल सकता हूं कि जब p इज इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा तो vt ग्राफ कैसा आने वाला है बच्चों, vt ग्राफ एकदम सरल रेखा आएगा। अब p कांस्टेंट है तो v और t वाला ग्राफ याद रहना चाहिए। p आ गया तो p वाले एक्सिस को तो क्या कर दिया जाएगा, कांस्टेंट कर दिया जाएगा। ये बना दिया मैंने pv ग्राफ। p की वैल्यू ना बढ़नी चाहिए ना घटनी चाहिए। p की वैल्यू किधर घट बढ़ रही है, y दिशा में, तो y दिशा में ग्राफ नहीं जाना चाहिए, किधर जाएगा, बिल्कुल x दिशा में जाएगा। ना p की वैल्यू बढ़नी चाहिए ना घटनी चाहिए। ऐसे अगर p का t के साथ बना था तो भी क्या आती है, सरल रेखा आ जाती है। जिस एक्सिस पर p रहेगा उसकी वैल्यू ना बढ़नी चाहिए और ना ही उसकी वैल्यू घटनी चाहिए। तो जब p कांस्टेंट है तो vt ग्राफ क्या रखना है, अपन को याद रखना है vt ग्राफ क्या रहेगा, सरल रेखा रहेगा। ऐसे जब v बराबर कांस्टेंट तो pt ग्राफ क्या रहेगा, सरल रेखा। v आ जाएगा किसी एक्सिस पर तो चिंता वाली बात नहीं होगी, क्योंकि v वाले एक्सिस की वैल्यू ना बढ़ने देंगे और ना ही उसको घटने देंगे। तो तीन ग्राफ याद रखने, जब t बराबर कांस्टेंट pv ग्राफ अति परवलय, केवल एक याद रख लो, बाकी तो फिर सरल रेखा है दोनों। जब t बराबर कांस्टेंट तो pv ग्राफ अति परवलय, t बराबर कांस्टेंट तो pv ग्राफ अति परवलय। ऐसे बाकी फिर p कांस्टेंट रहेगा तो vt सरल रेखा, v कांस्टेंट रहेगा तो pt सरल रेखा। लेकिन जब t कांस्टेंट हो जाएगा तो pv ग्राफ क्या आने वाला है बच्चों, अति परवलय आने वाला है। ये तीन ग्राफ आप याद रख लोगे तो आपको ग्राफ वाले क्वेश्चन करना काफी ईजी हो जाएंगे। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन सही का मिलान करना है अपन को कि कौन सा किससे मैच हो रहा है, और ये ऑप्शन अपन को दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन में अपन ने सही मैच कर रहा है, उस ऑप्शन को अपन को टिक करना है, सही का मिलान करना है। सबसे पहले वाले में देखिए आपको p और v का ग्राफ दिया गया है और क्या आ रहा है, अति परवलय आ रहा है। और इधर देखिए v बराबर कांस्टेंट। सबसे पहले अपन ढूंढते हैं कि v बराबर कांस्टेंट किन किन वाले ग्राफ में रहेगा। सबसे पहले इसकी बात करूं मैं, p बराबर p में लिखा हुआ है v बराबर कांस्टेंट। इसमें देखिए v बराबर कांस्टेंट है क्या, नहीं है। v क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कैसे पता लगा बढ़ रहा है, ग्राफ को इधर ही क्यों माना मैंने, क्योंकि एरो का निशान लगा हुआ है, इस पर तीर का निशान लगा हुआ है। इस तीर के निशान से मैं बता सकता हूं कि इनिशियल पॉइंट ये था, ग्राफ यहां से लेकर यहां तक जा रहा है, ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट। इसके लिए अगर मैं v इनिशियल लिखूंगा तो ये क्या आ जाएगा, ये वाला तो v इनिशियल आ जाएगा। जब भी अगर आपको आयतन चेक करना हो तो आयतन चेक करने के लिए क्या करोगे बच्चों, आयतन अक्ष पर क्या डाल दीजिए, लंब डाल दीजिए। तो इनिशियल पॉइंट ये था, यहां से आयतन अक्ष पर लंब डाला तो ये क्या आ गया, प्रारंभिक आयतन। जब अंतिम बिंदु से अपन ने डाला अगर इस पर लंब तो ये पॉइंट यहां पर आ रहा है, इसको क्या बोल दिया जाएगा, वी फाइनल। मुझे पता है इनिशियल वैल्यू कम थी, फाइनल वैल्यू क्या हो चुकी है, ज्यादा हो चुकी है, यानी कि वी की वैल्यू क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है। जो आयतन है उसका मान बढ़ चुका है। तो यानी कि इसमें v बराबर तो कांस्टेंट इसमें अपन को दिखाई नहीं दे रहा। इसमें देखिए, इसमें ये रहा v इनिशियल और ये क्या रहा, v फाइनल रहा। समझ तो पा रहे हो बच्चों, इसको इनिशियल क्यों बोला, इसको फाइनल क्यों बोला, क्योंकि तीर का निशान इस तरफ है, यानी कि प्रक्रम यहां से लेकर यहां तक जा रहा है। ये प्रारंभिक बिंदु होगा, ये अंतिम बिंदु होगा। तो प्रारंभिक बिंदु पर अपन ने y अक्ष, इस पर v अक्ष पर अगर मैंने लंब डाला तो क्या मिल गया, v इनिशियल। और फिर अंतिम बिंदु से भी अगर मैंने v अक्ष पर लंब डाला तो मुझे क्या मिल जाएगा, v फाइनल मिल जाएगा। यहां से मैं बता सकता हूं कि आयतन का मान बढ़ रहा है, आयतन में वृद्धि हो रही है। इस पर देखिए,
इस वाले के बारे में अगर बात करें तो यहां से मैं बता सकता हूं कि ये V इनिशियल, ये V फाइनल, यहां पर भी आयतन में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। लेकिन इस वाले की बात करें तो यहां पर आयतन क्या है, कांस्टेंट है। अगर यहां पर आयतन कांस्टेंट है तो इसमें अपन बोल सकते हैं कि इसमें P ऑप्शन जरूर आएगा। तो इसमें अपन ने P ऑप्शन यहां पर लिख दिया। अब इसकी बात करते हैं आयतन किस किस में बढ़ रहा है। देखिए आयतन बढ़ रहा है क्या इसमें, इनिशियल कब था, फाइनल क्या हो चुका है, ज्यादा हो चुका है। इधर जाने पर आयतन अक्ष इधर की तरफ ही है, यानी कि इधर जाने पर आयतन में क्या होगी, वृद्धि होगी। ये वाली वैल्यू क्या होगी, कम। इधर जाने पर वैल्यू क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो यानी कि मैं बोल सकता हूं कि यहां पर आयतन बढ़ रहा है। आयतन बढ़ रहा है यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, Q वाला ऑप्शन। इसमें भी आयतन बढ़ रहा है यानी कि इसमें भी क्या हो जाएगा, Q वाला ऑप्शन। इसमें भी आयतन बढ़ रहा है, आयतन बढ़ रहा है। देखो इनिशियल कम था, फाइनल क्या हो चुका है, ज्यादा हो चुका है। तो इसमें भी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, Q ऑप्शन हो जाएगा। आयतन का काम खत्म। बात करते हैं टी बराबर कांस्टेंट। टी बराबर कांस्टेंट, अब टी तो किसी अक्ष पर आ ही नहीं रहा। ग्राफ किस किस के बीच में, पी और वी के बीच में। और मुझे करना क्या है, टी कांस्टेंट। तो मुझे पता है कि जब भी टी बराबर कांस्टेंट और ग्राफ पीवी होगा तो टी बराबर कांस्टेंट, बॉयल के नियम में टी बराबर कांस्टेंट पीवी ग्राफ अति परवलय बनता था। अभी अभी अपन ने 3 ग्राफ रटे थे, यानी कि अगर पी टी बराबर कांस्टेंट है तो पीवी ग्राफ क्या आना चाहिए, अति परवलय आना चाहिए। अति परवलय वाला ग्राफ केवल मुझे फर्स्ट ऑप्शन ही दिख रहा है। तो यानी कि जो ये ऑप्शन है टी बराबर कांस्टेंट है, केवल पहले ऑप्शन में हो पाएगा। तो जो आर वाला ऑप्शन है केवल इसी में आ पाएगा। तो ये आर लिख दिया अपन ने। दूसरा देखिए P बराबर कांस्टेंट। अगर P की बात करें तो यहां पर P की वैल्यू ज्यादा है, P की वैल्यू क्या हो जाएगी, बाद में कम हो जाएगी। यानी कि मैं बोल सकता हूं यहां पर तो दाब क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यहां पर बात करें तो ये प्रारंभिक बिंदु, इसको अपन ने P इनिशियल बोल दिया और इस वाले को अपन ने क्या बोल दिया, P फाइनल बोल दिया। तो यहां पर दाब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहां पर दाब क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया है। तो यानी कि यहां पर दाब बढ़ रहा है। इस वाले में भी बात करें तो इस वाले में भी दाब क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये वाला ग्राफ ऐसा है जिसमें दाब ना तो बढ़ रहा है और ना ही दाब घट रहा है। अपन ने बोला था कि जब भी P बराबर कांस्टेंट बोल जाओ और एक ग्राफ पर, एक अक्ष पर अपने पे P आ चुका है तो उस ग्राफ की, उस एक्सिस की वैल्यू ना तो बढ़नी चाहिए और ना ही घटनी चाहिए। ऐसे P बराबर कांस्टेंट इसी में रहेगा। P की वैल्यू ना इसमें बढ़ रही है ना ही घट रही है, बाकी सब में वैल्यू या तो बढ़ रही है या फिर घट रही है। तो अपन बोल सकते हैं कि यहां पर जो P बराबर है वो कांस्टेंट केवल किस में आ सकता है, S में आ सकता है। आप आराम से अब इनको मैच कर सकते हो। देखो पहले वाले में QR, ये वाला गलत हो गया है, जिसमें R नहीं है। दूसरे वाले की बात करेंगे तो दूसरे वाले में R और P आ रहा है। ए वाले के लिए R और P दे रखा है, जबकि अपने पास क्या आ रहा है, Q और R। तो Q और R इस वाले में आ रहा है केवल। बी वाले में चेक कीजिए Q ही आ रहा है, सी वाले में चेक कीजिए Q ऐसी आ रहा है, डी वाले में क्या आ रहा है, P आ रहा है। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस टाइप से अपन ग्राफ को मैच कर सकते हैं या चेक कर सकते हैं कि कौन सा वाला V बराबर कांस्टेंट किस किस में होगा, V इंक्रीजिंग किस किस में होगा, T बराबर कांस्टेंट किस किस में होगा, P बराबर कांस्टेंट किस किस में होगा। ऐसे आप इनको चेक कर सकते हो। भाई देखो अगर V और P की बात आ गई तो V और P तो ग्राफ में ही है, तो इनके तो अपन एक्स पर लंब डाल के पता कर लेंगे। लेकिन T बराबर कांस्टेंट, तो T बराबर कांस्टेंट के लिए कैसे पता करेंगे भाई, ग्राफ PV का है। तो इसीलिए अपन ने ग्राफ रटे थे कि जब T बराबर कांस्टेंट होता है तो PV ग्राफ अति परवलय बनता है। तो T बराबर कांस्टेंट, PV ग्राफ अति परवलय केवल प्रथम ऑप्शन में है, बाकी और किसी में नहीं है। देखिए बच्चों, PV ग्राफ के लिए कौन सा कथन सत्य है ये मुझे बताना है। सबसे पहली बात, अगर ग्राफ देख के अपन लोग ये पहचान सकते हैं कि PV ग्राफ अति परवलय आ रहा है, यानी कि इसका मतलब तापमान क्या रहेगा, नियत रहेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। यानी कि 2 प्रक्रम हो रहे हैं अलग अलग। पहला प्रक्रम वो भी नियत ताप पर हो रहा है, दूसरा प्रक्रम वो भी नियत ताप पर हो रहा है। इसका ताप भी कंटिन्यूअसली नियत रहेगा, इसका ताप भी कंटिन्यूअसली नियत रहेगा। मुझे ये बताना है कि दोनों में से कौन सा ताप ज्यादा रहेगा। समझिए, जैसे मान लीजिए मैंने एक प्रक्रम किया, एक प्रक्रम का तापमान में 30 डिग्री सेंटीग्रेड कांस्टेंट रखा हुआ हूं, पीवी चेंज हो रहे हैं लेकिन इसका टेम्परेचर 30 डिग्री कांस्टेंट है। इसके समानांतर ये दूसरा प्रक्रम भी चल रहा है एक, उस प्रक्रम का तापमान भी मैंने क्या रख रखा है, नियत रख रखा है। मान लीजिए कितना रख रखा है, 40 रख रखा है, मानना है अपन को केवल 40 रख रखा है ना। तो ये भी नियत ताप पर ही हो रहा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये नियत ताप पर हो रहा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर। मुझे बताना है कि वो तो दोनों नियत ताप पर ही रहे हैं, लेकिन दोनों में से नियत ताप जो है वो भी कौन से वाले का ज्यादा है। समझ पा रहे होंगे आप मेरी बात को। प्रक्रम कितने हो रहे हैं, 2। ये भी नियत ताप पर, ये भी नियत ताप पर, लेकिन ये किसी अलग नियत ताप पर हो रहा है, इधर वाला किसी अलग नियत ताप पर हो रहा है। तो मुझे बताना है दोनों में से जो नियत ताप तो है दोनों प्रक्रम के, लेकिन कौन से वाला ज्यादा
ताप पर संपादित हो रहा है वो मुझे बताना है। तो T1 और T2 में से कौन सा ज्यादा रहेगा ये मुझे बताना है। तो जब अगर मुझे T के साथ कंपैरिजन करना हो तो मुझे कोई ना कोई एक चीज तो समान करनी पड़ेगी। मान लेता हूं मैं इनका आयतन समान कर देता हूं। आयतन मैंने इनका समान कर दिया। अगर मैंने आयतन दोनों के लिए मैंने वो समय चुना है जब दोनों का आयतन क्या था, समान था। दोनों का आयतन मैंने बोल दिया इसका भी V0 तो इसका भी आयतन क्या रहेगा, V0। जब दोनों प्रक्रम में आयतन कितना था, V0 था। तो जब मैंने देखा कि जब दोनों प्रक्रम में आयतन की मात्रा समान होती है किसी क्षण पर जब आयतन की मात्रा समान होती है तो उस समय मैंने देखा कि इस वाले प्रक्रम का दाब तो मैंने लिख दिया P1 और इस वाले प्रक्रम का दाब मैंने लिख दिया P2। जो सेकंड वाला प्रक्रम है उसका दाब तो मैंने लिख दिया P2 और जो प्रथम प्रक्रम था उसका दाब मैंने लिख दिया P1। ऐसे समय पर लिखा है जब दोनों के आयतन क्या रहे होंगे, समान रहे होंगे। कब आयतन बढ़ रहा होगा, इसका भी घट रहा होगा, बढ़ रहा होगा, लेकिन ऐसा क्षण चूज किया मैंने जब दोनों के आयतन क्या थे, समान थे। आयतन समान थे तो मुझे पता लगा कि जो पहला वाला प्रक्रम है उसके लिए P का मान कम आ रहा है, दूसरे वाले प्रक्रम के लिए P का मान ज्यादा आ रहा है। देखिए P1 वाली वैल्यू इतनी सी है, P2 वाली वैल्यू इतनी बड़ी है। तो यहां से मुझे समझ में आ गया कि जब V0 बराबर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। जब V0 बराबर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, दोनों के लिए समान हो जाएगा, तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या V समान होता है PV = μRT में P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आएगा। मुझे पता है V0 हम जानते हैं बच्चों कि P2 ग्रेटर देन क्या आ रहा है, P1 आ रहा है। दैट्स वाई मैं लिख सकता हूं कि T2 ग्रेटर देन क्या आएगा, T1 आएगा ही आएगा। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि जो ग्राफ ऊपर जाते जाएंगे, ऐसे अगर पीवी वाले ग्राफ बने हुए हो जिनमें T बराबर कांस्टेंट वाले 2-3 ग्राफ हो, तो मैं बोल सकता हूं कि जो ऊपर वाले ग्राफ रहेगा उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। जो नीचे वाला ग्राफ रहेगा उसका तापमान क्या रहेगा, कम रहेगा। पीवी ग्राफ हो, टी वाले अपन को ऐसे दिख जाए तो जो सबसे ऊपर वाला उसका ताप ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम। जैसे अपन ओरिजिन की तरफ आता जाएगा ये वैसे ही इसका जो तापमान है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ऐसे ग्राफ होगा। और ऊपर बना दूंगा मैं तो उसका तापमान और ज्यादा, और ऊपर बना दूंगा उसका तापमान और ज्यादा। देखिए बच्चों, अपन को बताना है P1 तथा P2 के मध्य संबंध, दोनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा होगी या दोनों बराबर होंगे, ये अपन को बताना है। तो अगर V और T ग्राफ दे रखा हो, सबसे पहले मैं वही बात करता हूं, ग्राफ किसका दे रखा है, V और T का। अगर V और T के मध्य का ग्राफ क्या आ जाए, सरल रेखा आ जाए, तो यानी कि कौन सा ग्राफ होगा, समदाबी होगा। P बराबर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यानी कि ये जो वाला पहला वाला प्रक्रम है ये भी नियत दाब पर हो रहा है, दूसरा वाला प्रक्रम भी क्या हो रहा है, नियत दाब पर। तीन ही तो ग्राफ पढ़े थे बच्चों अपन ने, याद रखने के लिए, आपको याद हो तो मैंने बोला था T बराबर कांस्टेंट तो PV ग्राफ अति परवलय। उसके अलावा VT ग्राफ कांस्टेंट, VT ग्राफ अगर सरल रेखा आ रहा है तो P बराबर कांस्टेंट। ऐसे PT ग्राफ सरल रेखा आएगा तो V बराबर क्या रहेगा, कांस्टेंट। यही तो होता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T लिखा हुआ है। सरल रेखा ग्राफ मतलब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि P क्या है, कांस्टेंट है, म्यू क्या है, कांस्टेंट है, R क्या है, कांस्टेंट है, तभी तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T बचा है बच्चों। तो ये तो हो गया कि ये दोनों ग्राफ क्या रहेंगे, नियत दाब वाले ग्राफ है। दो प्रक्रम हो रहे हैं, यानी कि पहला प्रक्रम भी नियत दाब पर हो रहा है, दूसरा प्रक्रम भी नियत दाब पर हो रहा है। लेकिन मुझे बताना है दोनों नियत दाब पर हो रहे हैं, लेकिन दोनों में से किसका दाब ज्यादा होगा। हो सकता है ये 5 ATM पर हो रहा हो सकता है ये 4 ATM पर हो रहा हो। ये भी 5 ATM पर, इसका दाब 5 ATM नियत बना हुआ है, इसका दाब 4 ATM नियत बना हुआ है। दोनों नियत दाब पर तो हो रहे हैं, लेकिन एक वैल्यू ज्यादा हो सकती है, एक वैल्यू कम हो सकती है, या दोनों बराबर हो सकते हैं। अपन को बताना है कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी, कौन सी वैल्यू कम होगी। तो अगर मुझे P के मध्य संबंध बताना है तो मुझे T या V में से किसी एक चीज को समान करना पड़ेगा। तो अपन किसको समान कर दे, T को समान कर दूं क्या। अगर मैं T को समान कर देता हूं तो ये वाला पॉइंट मैंने बोल दिया कि ये वाला पॉइंट क्या रहेगा, T0 रहने वाला है। ये पॉइंट T0 रहने वाला है। तो इस ग्राफ पर इधर V आएगा तो यहां पर V लिखा जाएगा। ये वाला कौन सा हो जाएगा, V1, ये वाला कौन सा हो जाएगा, V2। ये ग्राफ होंगे। T0 दोनों के लिए मैंने क्या बोल दिया है, T0 क्या बोल दिया है अपन ने, सेम बोल दिया है दोनों के लिए कि T0 क्या है, दोनों के लिए सेम है। दोनों के लिए T0 सेम है, T सेम, यानी कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V हो गया क्या बच्चों। यहां से मुझे पता है V2 ग्रेटर देन V1, V2 की वैल्यू ज्यादा है, V1 की वैल्यू कम है। देखिए V2 की वैल्यू ज्यादा है, V1 केवल इतना सा है, V2 यहां से लेकर यहां तक है। तो मैं बोल सकता हूं कि V2 ग्रेटर देन क्या है, V1 है। ये मैंने कहां से लिखा है, ग्राफ से। अगर ये ग्राफ से लिखा है तो मैं बोल सकता हूं कि जब V2 ग्रेटर देन V1 तो P1 ग्रेटर देन क्या रहेगा, P2 रहेगा। क्यों, क्योंकि P और V क्या थे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल थे। तो V2 ज्यादा तो इधर P1 ज्यादा रहेगा।
यानी कि जो नीचे वाला ग्राफ रहेगा वो ज्यादा रहेगा बच्चों। अभी अभी अपन ने पढ़ा था टेम्परेचर के लिए कि टेम्परेचर अगर टी बराबर कांस्टेंट वाले ग्राफ बनाते हैं अपन, पीवी ग्राफ और टी बराबर कांस्टेंट वाले, तो ऊपर वाले का टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता था। ये T1, ये T2, ये T3, तो इसका टेम्परेचर सबसे ज्यादा रहेगा। लेकिन जब अपन बात कर रहे हैं किसकी, पी वीटी वाले ग्राफ दे रखे हो, कांस्टेंट पी वाले ग्राफ, 2-3 ग्राफ दे रखे हो, तो जो सबसे नीचे वाला होता है उसके लिए पी का मान क्या रहेगा, सबसे ज्यादा रहेगा। इसके अलावा मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जब भी ग्राफ में अगर सरल रेखा जाता है तो उसका आंसर कहीं ना कहीं आप उसके ढाल से या टेन थीटा से दे सकते हो। बताया था मैंने आपको कि जब भी ग्राफ वाला क्वेश्चन आ जाए, ग्राफ में भी कौन सा ग्राफ बना हो सरल रेखा, तो कहीं ना कहीं ढाल उसके लिए अपने पास परमानेंट जुगाड़ होता है। तो अगर मैं यहां पर बात करूं इसकी, तो टेन थीटा इज इक्वल टू, बोलिए टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, यानी क्या लिख दूंगा मैं, बोलिए वी अपॉन टी। ये होगा वी अपॉन टी। मुझे पता है पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी से, यहां से मुझे वी अपॉन टी इज इक्वल टू क्या मिल सकता है, म्यू आर अपॉन पी मिल सकता है क्या बच्चों, म्यू आर अपॉन पी। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। यहां से क्या मैं दोनों जगह से ये बता सकता हूं क्या कि ये भी v बाई टी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, टेन थीटा आ रहा है, इधर v बाई टी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, म्यू आर अपॉन पी आ रहा है। तो क्या मैं लिख दूं क्या 1 और 2 से, 1 और 2 से, 1 और 2 से क्या लिखा जा सकता है, टेन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू आर अपॉन पी रहेगा। म्यू कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, यानी कि टेन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, यानी कि थीटा डायरेक्टली यानी कि थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा अपने पास, पी आ जाएगा। जिसके लिए थीटा ज्यादा होगा उसके लिए पी का मान क्या होगा, कम होगा। मुझे पता है अगर इनके लिए मैं थीटा बनाता तो थीटा 2 ग्रेटर देन क्या आता, थीटा 1 आता बच्चों। तो मैं बोल सकता हूं यहां से कि थीटा 2 ग्रेटर देन क्या रहेगा, थीटा 1, दैट्स वाई P1 ग्रेटर देन क्या रहेगा, P2। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, 2 ज्यादा है इधर, तो इधर क्या रहेगा, 1 ज्यादा रहेगा। तो बच्चों जब भी अगर ग्राफ का क्वेश्चन आ जाए तो ढाल आपके पास एक परमानेंट ऑप्शन होता है। जब ग्राफ क्या होना चाहिए, लेकिन सरल रेखा, सरल रेखा से, सरल रेखा वाले ग्राफ जो भी रहेंगे उनको आप टेन थीटा या ढाल से सोल्व कर सकते हो। देखिए बच्चों इस बार भी अपन को वही बताना है कि V1 और V2 में से किसका मान ज्यादा होगा। तो पहला ऑप्शन क्या है कि अगर दो प्रक्रम हो रहे हैं, पहला V1 पर हो रहा है, दूसरा V2 पर हो रहा है, ये तो पता लग ही रहा होगा। P और T ग्राफ अगर सरल रेखा आ रहा है यानी कि आयतन क्या रहेगा, नियत रहेगा। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आ रहा है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T यानी कि आयतन नियत, म्यू नियत, आर नियत। अब अगर अपन बात करें V1 और V2 में से कौन सी वाली वैल्यू ज्यादा रहेगी बच्चों, तो ध्यान दीजिए क्या अपन एक चीज को कांस्टेंट कर देंगे। अगर V और T में से मुझे V1 और V2 में से पता लगाना है तो टेम्परेचर को दोनों के लिए सेम कर देते हैं। ये मैंने टेम्परेचर दोनों के लिए सेम कर दिया बच्चों, ये T नोट कर दिया मैंने टेम्परेचर दोनों के लिए। T नोट किया तो इधर तो क्या आया P2, इधर वाले में क्या आएगा P1। ये T नोट अपन ने क्या किया था, सेम। अगर मैं बोलूं कि जब T नोट सेम है, टी नोट दोनों के लिए क्या कर दिया मैंने, सेम कर दिया। अगर टी नोट इज इक्वल टू दोनों के लिए सेम है तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या, टी नोट अगर दोनों के लिए सेम हो जाएगा तो क्या बोला जा सकता है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V बोला जा सकता है क्या बच्चों। और ग्राफ से मुझे पता है कि P2 ग्रेटर देन क्या है, P1 है। कहां से पता है, ये ग्राफ से, ग्राफ से मुझे पता लगा। तो इसके बाद में मैं बोल सकता हूं कि V1 ग्रेटर देन क्या रहेगा, V2 रहेगा। यानी कि जो केवल अति परवलय वाले ग्राफ होते थे PV, जिनमें T बराबर कांस्टेंट, अति परवलय वाले ग्राफ जो रहते थे उनमें ऊपर जाने पर तापमान का मान बढ़ता है, लेकिन बाकी जो दोनों ग्राफ है उनमें से जो नीचे वाले रहते हैं उनकी वैल्यू क्या होती है, ज्यादा। यहां पर भी V1 ग्रेटर देन V2 आया, इसके पहले वाले में भी P1 ग्रेटर देन P2 आया था। यानी कि नीचे वाले प्रेशर की या नीचे वाले वॉल्यूम का जो मान है वो ज्यादा आता है बच्चों। स्लोप से भी कर सकते हो, वही टेन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, P बाई टी लिखा जाएगा। और अपन P बाई टी क्या लिख सकते हैं, म्यू आर अपॉन V लिख सकते हैं। PV इज इक्वल टू NRT से, PV इज इक्वल टू म्यू आर टी से ऐसा लिखा जा सकता है बच्चों। वापिस फिर से अगर इनसे देखें अपन तो यही टेन थीटा होगा, ये चीजें। तो टेन थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेन थीटा इज इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V लिखा जा सकता है। मुझे पता है थीटा 2 ग्रेटर देन क्या है, थीटा 1। कहां से पता है, ये ग्राफ से। तो मैं आगे क्या लिख सकता हूं कि जो V1 है वो ग्रेटर देन क्या होगा बच्चों, V2 होगा। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन को आप ऐसे करोगे जब आपको एक साथ नियत वाले ग्राफ दे रखे हो, लेकिन आपको ये बताना हो कि ये भी नियत प्रक्रम, ये भी नियत प्रक्रम, कौन से वाले की वैल्यू ज्यादा होगी। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को डील कर सकते हो। किसी एक अदर क्वांटिटी को कांस्टेंट कर दो, वो कांस्टेंट होने पर क्या रिलेशन बचता है बाकी दोनों क्वांटिटी के बीच, फिर देखो कि ग्राफ से किसकी वैल्यू ज्यादा आ रही है, तो दूसरे की वैल्यू ऑटोमेटिक आप कंपैरिजन कर पाओगे उनके बीच में।
देखिए बच्चों, आदर्श गैस के लिए पीटी ग्राफ को किसमें बदलना है? आदर्श गैस के लिए पीटी ग्राफ को एक बार तो किसमें, पीवी ग्राफ में, और एक बार वीटी ग्राफ में बदलना है। आदर्श गैस के लिए पीटी ग्राफ को पीवी तथा वीटी ग्राफ में। सबसे पहले मैं वीटी ग्राफ में बदल रहा हूं, इसको ध्यान दीजिए बहुत इत्मीनान से। अगर वीटी ग्राफ में मुझे बात करनी है इसकी, तो ये मैंने वी एक्सिस और टी एक्सिस बना दिए बच्चों। ये वी एक्सिस और ये वाली कौन सी हो गई, टी एक्सिस। सबसे पहले ए से बी की बात करता हूं। ए से बी की बात करें बच्चों, ए से बी में क्या कांस्टेंट है ये बताइए? टी कांस्टेंट है क्या है? ए से बी में टी क्या है, कांस्टेंट है। ए से बी में टी कांस्टेंट है, तो ए से बी में टी कांस्टेंट वाला ग्राफ अपन ने ये बना दिया। टी कांस्टेंट ऐसा ही कुछ बनेगा। ये टी कांस्टेंट वाला ग्राफ अपन ने बना दिया है बच्चों, ये टी कांस्टेंट बन चुका है। थोड़ी सी लाइन टेढ़ी हो गई है, ये टी बराबर कांस्टेंट, बिल्कुल ऐसे वर्टिकल लाइन आनी चाहिए, टी बराबर कांस्टेंट। अब इसके बाद में बात करें बच्चों, तो इसके बाद में ये मुझे देखना है कि एरो का साइन ऊपर लगेगा या नीचे। इसमें तो एरो का साइन किधर लगा हुआ है, ऊपर लगा हुआ है, तो यहां पे भी ऊपर लगा दूं क्या मैं एरो का साइन? देखिए कैसे लगेगा। ए से बी तक के लिए, ए से बी तक के लिए आप टी बराबर कांस्टेंट बोल सकते हो क्या? सॉल्यूशन अपन ने यहां से स्टार्ट कर दिया है। ए टू बी प्रोसेस के लिए टी बराबर क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर टी बराबर कांस्टेंट तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा, 1/v रहेगा क्या बच्चों? टी बराबर कांस्टेंट तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v हो जाएगा, यही होगा। ये होगा, यानी कि मैं बोल सकता हूं कि अगर प्रेशर बढ़ रहा होगा तो वॉल्यूम को क्या होना चाहिए, घटना चाहिए क्या वॉल्यूम को? अगर T बराबर कांस्टेंट तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। यहां ग्राफ से मैं बता सकता हूं कि यहां पर दाब क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। अगर दाब बढ़ रहा था तो आयतन को क्या होना पड़ेगा, घटना पड़ेगा, क्योंकि दोनों क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि जो ग्राफ का निशान है वो इस टाइप से आ जाएगा। एक बार अगर आपने ग्राफ का निशान बना दिया फिर उसी क्रम में चलता रहेगा, क्योंकि यहां पे भी क्रम सेम है, तो यहां पे भी क्रम क्या रहेगा, सेम रहेगा। दूसरे प्रक्रम की बात करते हैं, बी से सी वाले प्रक्रम की बात करते हैं। अगर बी से सी वाले प्रक्रम की बात की जाए तो दाब बराबर क्या है, नियत, लिख देते हैं अपन। बी से सी वाला प्रक्रम, इसमें क्या है, P बराबर कांस्टेंट। अगर P बराबर कांस्टेंट है तो VT ग्राफ कैसा, P बराबर कांस्टेंट है तो अपन बोल सकते हैं कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आता है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आएगा, यानी कि ग्राफ कैसा बनेगा, सरल रेखा बनेगा, सरल रेखा बनेगा। यहां पे अपन ने लिख दिया ये A पॉइंट था, ये B पॉइंट था, यानी कि ग्राफ यहां से गुजरना चाहिए, यहां से गुजरेगा, लेकिन मुझे पता है सरल रेखा आएगा, तो मैंने इसको कैसा बना दिया, इस टाइप से बना दिया है। याद तो आ रहा है बच्चों आपको, जब P बराबर कांस्टेंट तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T आता है, VT ग्राफ क्या बनेगा, सरल रेखा। जब P बराबर कांस्टेंट तो VT ग्राफ सरल रेखा। इसके बाद में बात करते हैं कहां से लेकर कहां तक की, B से C वाला प्रक्रम कंप्लीट हो चुका है। अब बात करेंगे अपन C से लेकर D तक की। अगर C से लेकर D तक की बात की जाए तो C से लेकर D तक तापमान क्या रहेगा, फिर से नियत रहेगा, तो ये C से D वाला प्रक्रम लिख देते हैं। C से D, C से D में क्या रहेगा, T बराबर कांस्टेंट, T बराबर कांस्टेंट, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। T बराबर कांस्टेंट है और T कहां पर आ रहा है, x पर आ रहा है। क्या मैंने बोला जब T कांस्टेंट है, T x पर आ गया तो उस x की वैल्यू ना बढ़नी चाहिए ना घटनी चाहिए, यानी कि T ना तो बढ़ना चाहिए, T ना घटना चाहिए, यानी कि T क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। T कांस्टेंट हो गया, एरो का साइन इस टाइप से आ जाएगा। और अपन बता भी सकते हैं कि अगर यहां पर दाब घट रहा होगा तो आयतन क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है। लास्ट जो पार्ट बचा है अपना वो कौन सा बचा है, डी से ए वाला। तो डी से ए वाले की बात कीजिए बच्चों, डी से ए वाले में क्या हो रहा है, डी से ए वाला वही ग्राफ है क्या, डी से ए वाला जिसमें दाब क्या रहेगा, नियत रहेगा, तो P बराबर क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो P बराबर कांस्टेंट रहेगा तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा, T रहेगा, यानी कि मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा आने वाली V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, दोनों तरफ पावर 1/1, यानी कि मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा आएगी जैसे BC में आई थी। तो अपन ने यहां पे भी एक ये सरल रेखा बना दी है बच्चों। ये सरल रेखा बनाने जा रहा हूं बच्चों में यहां पर, और ये कौन सा पॉइंट हो जाएगा अपने पास में, डी पॉइंट हो जाएगा, एरो का साइन इस
तरफ आ जाएगा। तो बच्चों ये ग्राफ बना दिया है, दो ग्राफ बिल्कुल, ये दो लाइन बिल्कुल वर्टिकल है और दो क्या है, तिरछी लाइन है। और वीटी ग्राफ में देखिए अपन बता भी सकते हैं कि दो तो क्या रहेगी, कांस्टेंट टेम्परेचर वाली, जो ये कांस्टेंट टेम्परेचर वाली थी, और कांस्टेंट पी वाली। कांस्टेंट पी के लिए वीटी ग्राफ कैसा बनता है, सरल रेखा बनता है मूल बिंदु से गुजरने वाली, तो ये दो मूल बिंदु से गुजरने वाली सरल रेखा। देखो यहां पर तो अपन को पूरा बनाना था, लेकिन जब ऑप्शन ही चेक करने हो ना अपन को, तो ऑप्शन चेक करना तो बहुत ईजी हो जाता है। कैसे, ध्यान दीजिए, मैं आपको एक छोटा सा नमूना दिखा के बताता हूं। ये अपन को क्या बनाना था, वीटी ग्राफ। दो परिक्रमा आपको क्या दिख रहे हैं, समतापीय दिख रहे हैं क्या, ए से बी और सी से डी। दो तो क्या रहेंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर वाले। तो कांस्टेंट टेम्परेचर वाले दोनों जो ग्राफ रहेंगे, दोनों को मैं ऐसे बना सकता हूं कि ये कांस्टेंट टेम्परेचर वाले ग्राफ रहेंगे। बिल्कुल बना सकते हैं बच्चों ऐसा। कांस्टेंट टेम्परेचर है, टेम्परेचर ना बढ़ना चाहिए ना ही घटना चाहिए, तो कांस्टेंट टेम्परेचर वाला हो गया। इसके बाद में दो देखिए, जो यहां से बी से सी वाला था, डी से वाला था, ये कौन से, जिनमें आइसोबेरिक, मतलब जिनमें दाब क्या रहेगा, नियत रहेगा, प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ए से बी में और सी से डी में, ए से बी में, सी से डी में तो क्या था, तापमान नियत था। ए से बी में तापमान नियत, सी से डी में भी तापमान नियत। लेकिन बी से सी और डी से में क्या है, दाब नियत है। दो दाब नियत वाले मुझे ग्राफ बनाने हैं। दाब नियत वाले ग्राफ, पी बराबर कांस्टेंट, तो वीटी ग्राफ क्या आता है, सरल रेखा आता है क्या। तो बिल्कुल बिना सोचे समझे यहां से क्या खींच दीजिए, सरल रेखा, दो सरल रेखा खींच दीजिए। अगर आपने दो सरल रेखा खींच दी तो इससे जो बंद आकृति बनेगी वही आपका क्या रहेगा, ग्राफ रहेगा। ऐसा ही ग्राफ यहां पर भी आ रहा है बच्चों। तो जब एग्जाम करने के हिसाब से अगर अपन इनको सोचें तो वो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो पहला ग्राफ अपन बना चुके हैं। कौन सा ग्राफ बनाया अपन ने, पहला वाला। कौन सा ग्राफ बना रहे हैं बच्चों, पहला अपन ने बना दिया है वीटी ग्राफ। अब दूसरा कौन सा बनाएंगे, पीवी ग्राफ बनाएंगे अपन अभी दूसरा। देखिए बच्चों, उसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, पहला अपन ने वीटी ग्राफ बना दिया, अब दूसरा कौन सा बनाएंगे, पीवी ग्राफ बनाएंगे अपन। कौन सा बनाएंगे, ये पीवी ग्राफ। ये रहा पी और ये वी ग्राफ अपन बनाने वाले हैं। फिर से मैं लिख रहा हूं ए बी वाला प्रोसेस। फर्स्ट नंबर पर ए बी में अपन ने बोला था कि टी बराबर, पी बराबर क्या रहने वाला है अपने पास में, ए बी में टी बराबर कांस्टेंट। टी की वैल्यू ना तो बढ़ रही है ना ही घट रही है, पी तो बढ़ रहा है ना, तो टी की वैल्यू ना तो घट रही है ना बढ़ रही है, तो टी बराबर क्या है, कांस्टेंट। टी बराबर कांस्टेंट, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, 1/v। यानी कि जो पहला ग्राफ है वो क्या बनने वाला है अपने पास में, अतिपरवलय बनने वाला है। तो अतिपरवलय बना देंगे ए से लेकर कहां तक, बी तक, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। तो अपन ने ये ग्राफ बना दिया है। कहां से लेकर कहां तक बच्चों, ए से लेकर बी तक। अच्छा ये बताइए कि ए से लेकर बी तक क्या हो रहा था, दाब क्या हो रहा था, बढ़ रहा था क्या, दाब बढ़ रहा था, लेकिन आयतन क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। तो दाब बढ़ रहा था, यानी कि यहां इस वाले पॉइंट को तो बोला जाएगा ए, इस वाले पॉइंट को बोला जाएगा बी। तो तभी तो दाब बढ़ता हुआ अपन को महसूस होगा। देखिए दाब बढ़ ही रहा है, ये दाब और ये दाब बढ़ गया। ए से लेकर बी तक दाब क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। दूसरा बी से सी वाला देखिए, बी से सी वाले की बात करें तो बी से सी वाले में दाब क्या है, नियत है, दाब नियत है। तो ये लीजिए दाब नियत है, ये दाब नियत कर दिया। सी से डी वाला फिर से क्या आ चुका है, समतापीय आ चुका है, समतापीय आ चुका है। समतापीय ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ ऐसा ही बनने वाला है समतापीय ग्राफ। ये समतापीय ग्राफ आ चुका है। समतापीय टी बराबर कांस्टेंट, टी बराबर कांस्टेंट होता है तो पीवी ग्राफ क्या बनता है बच्चों, टी बराबर कांस्टेंट तो पीवी ग्राफ अतिपरवलय, टी बराबर कांस्टेंट पीवी ग्राफ अतिपरवलय। और ये दूसरे वाले पॉइंट के लिए मैंने लिख दिया है, ये कौन सा भी था, ए बी वाला भी ग्राफ था ये, और ए बी के साथ साथ अपन इसको कौन सा भी बोल सकते हैं, ए बी एंड सी डी, दोनों के लिए ये बात सही है। दूसरे वाले की बात करें तो दूसरे ऑप्शन में कौन कौन सा है, एक तो अपने पास में बीसी वाला है और कौन सा है, डी ए वाला है। इन दोनों में पी बराबर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इनमें पी बराबर कांस्टेंट, पी की वैल्यू ना बढ़नी चाहिए ना घटनी चाहिए, तो ये पी बराबर कांस्टेंट हो गया। ये डी पॉइंट अपन लिख चुके। तो ग्राफ बनाना कोई ज्यादा टफ वाली बात नहीं है। और अगर अपन को ऑप्शन दे रखे हो तो उनमें से मैच करना तो और इजी है बच्चों। डायरेक्ट बनाना हो तो डायरेक्ट ऐसे बना सकते हैं। इसमें लिखा था दो तो क्या होने चाहिए, समदाबीय ग्राफ, दो क्या होने चाहिए, समतापीय, टी बराबर कांस्टेंट। तो अगर मैं ऐसे इनको डायरेक्ट बनाने की कोशिश करता तो P बराबर कांस्टेंट, तो ग्राफ भी कौन सा बन रहा है, PV बन रहा है क्या। जब भी P बराबर कांस्टेंट और P एक अक्ष पर आ रहा है तो उस अक्ष का मान ना तो बढ़ना चाहिए ना ही घटना चाहिए। तो ये वाली वैल्यू, ये दो तो P बराबर कांस्टेंट। दो देखिए, दो कौन से, T बराबर कांस्टेंट है, दो T बराबर कांस्टेंट है। तो क्या आप बोल सकते हो कि जब T बराबर कांस्टेंट PV ग्राफ अतिपरवलय, तो ये दो क्या बना दिया आपने, अतिपरवलय बना दिए। ये जो बंद आकृति बनेगी ये आपका क्या हो जाएगी, ग्राफ हो जाएगी।
ऐसा ही ग्राफ यहां पर आ रहा है बच्चों। तो ये बहुत इजी चीज है बच्चों, है ना, इससे डरना नहीं है अपन को ग्राफों से बिल्कुल भी। और ज्यादा ये वाले ज्यादा इजी लगते हैं ऑप्शन में से देख के मैच करने में। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन, एक बेलन में 2 गुणा 10⁵ पास्कल तथा 47 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गैस भरी हुई है तथा इसे समान दर से गर्म किया जाता है। यदि आयतन में परिवर्तन नगण्य माने तो वह ताप ज्ञात कीजिए जब दीवार टूट जाए, जबकि बेलन अधिकतम 8 गुणा 10⁵ दाब सहन कर सकता है। देखो P1 की बात करें तो P1 तो कितना था बच्चों अपने पास, अगर अपन P1 की बात करते हैं तो P1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं, P1 इज इक्वल टू 2 गुणा 10⁵ पास्कल। T1 बराबर 47 डिग्री सेंटीग्रेड यानी कि 320 केल्विन लिखा जा सकता है। दूसरी बात करते हैं कि बेलन कब टूटेगा। उसने बोला बेलन तब टूटता है जब दाब कितना हो जाएगा 8 गुणा 10⁵, क्योंकि अधिकतम वो इतना ही सहन कर सकता है, जैसे इतना होगा या इतने से थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो मैं लिख देता हूं कि ब्रेक होने की कंडीशन या टूटने की कंडीशन, दीवार टूट जाती है। टूटने की स्थिति में मुझे पता है कि दाब कितना होना चाहिए, P2 बराबर 8 गुणा 10⁵, लेकिन मेरे से पूछा है कि जब ये दाब इतना हो जाएगा और ये सिलेंडर टूट रहा होगा उस टाइम पर तापमान कितना हो चुका होगा बच्चों, ये मुझसे पूछा जा रहा है। पहली स्थिति ये थी, टूटने की स्थिति के लिए बोला है कि जब दीवार टूटती है तो उस समय पर दाब तो कितना रहेगा 8 गुणा 10⁵, क्योंकि वही अधिकतम उसकी सहन करने की क्षमता है, उतना होते है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। उससे थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया 0.1 भी तो टूट जाएगा। तो मुझे बताना है उस स्थिति में ताप कितना हो चुका होगा, तो ये T2 मुझे बताना है बच्चों। जब दीवार टूट जाए अधिकतम दाब वो सहन कर सकती है, जब दीवार टूट के वो ताप बताना है मुझे, वो ताप याद कीजिए जब बेलन की दीवार टूट जाए। तो टूटने की स्थिति में T2 ताप मुझे पता करना है। मुझसे क्वेश्चन में क्लियरली ये बोला गया है कि आयतन में परिवर्तन नगण्य माना जाए, मतलब मैं बोल सकता हूं कि जो आयतन में परिवर्तन नगण्य है तो V बराबर कांस्टेंट रहेगा क्या बच्चों, बिल्कुल रहेगा V बराबर कांस्टेंट। और जब भी V बराबर कांस्टेंट तो PV इज इक्वल टू म्यू RT से क्या आप ये लिख सकते हो क्या कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T रहने वाला है, यानी कि आप ये लिख सकते हो क्या P2 बाई P1 इज इक्वल टू T2 बाई T1, बिल्कुल लिख सकते हैं। P2 की वैल्यू 8 गुणा 10⁵, P1 की वैल्यू 2 गुणा 10⁵। T2 मुझे पता करना है T1। अब देखो डेल्टा T नहीं है, अकेला T है, अकेला T1 है, अकेला T1 है तो किस में रखना पड़ेगा, केल्विन में रखना पड़ेगा बच्चों। 320 उड़ा दो इसको, इससे खत्म, 2 से 4 टाइम्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो T2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, 1280 केल्विन आ जाएगा। 1280 केल्विन यानी कि अपन इसको क्या बोल सकते हैं, 273 माइनस भी कर दें तो ये डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज हो जाएगा, वो सब आप लोग कर सकते हो। तो ये अपने पास ऑप्शन था इस बार कि आयतन को नगण्य मानना है तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा बच्चों, T हो जाएगा। देखिए बच्चों अवोगाद्रो का नियम, समान ताप तथा समान दाब एवं समान आयतन वाली गैस में अणुओं की संख्या भी समान होती है। बिल्कुल सिंपल सा नियम है कि अगर मैंने P सेम कर दिया, V सेम कर दिया, T सेम कर दिया, R पहले से सेम रहता है तो म्यू को भी क्या होना पड़ेगा, सेम। सब कांस्टेंट तो म्यू भी क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो म्यू बराबर क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। म्यू बराबर कांस्टेंट आ गया, सेम आ गया, तो मैं बोल सकता हूं म्यू 1 बराबर क्या रहेगा, म्यू 2 रहेगा। म्यू 1 को क्या लिखा जाएगा, N1 अपॉन N0 लिख दू क्या बच्चों, ये लिखा जाता है अणुओं की संख्या अपॉन अवोगाद्रो संख्या। ऐसे क्या लिख दिया जाएगा, N2 अपॉन N0। यहां से मैं लिख सकता हूं कि N1 बराबर क्या रहेगा, N2 रहेगा। अगर P सेम है, V सेम है, T सेम, सब कुछ सेम हो गया तो अणुओं की संख्या बोल दो, मोलों की संख्या बोल दो, कोई भी चीज बोल दो, क्या रहेगी, वो सेम रहेगी। इसके बाद में डाल्टन का आंशिक दाब के नियम। डाल्टन का आंशिक दाब के नियम की बात की जाए, इस नियम का अनुसार ये नियम कब लगता है, मिश्रण हो। जैसे मान लीजिए मैंने एक पात्र में गैस भर रखी, गैस के अंदर नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, वो भी है, तब गैसों का मिश्रण जो होता है ना, उसके लिए किसका लगाया जाता है, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम लगाया जाता है। ये नियम कब लगाते हैं, जब दो अलग अलग गैसें, पहली भी समान, दोनों के दाब भी समान है, दोनों अलग अलग पात्र में रखी हुई है, दोनों के दाब भी समान है, आयतन भी समान है, ताप भी समान है, तब किसको लगाया जाता है, अवोगाद्रो का नियम। लेकिन अगर मान लीजिए एक ही पात्र में मैंने नाइट्रोजन भी डाल दियो, ऑक्सीजन भी डाल दियो, सारी गैसें उसी में डाल दियो, तब मुझे क्या लगाना है, मिश्रण का नियम लगाना है, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम या मिश्रण का नियम। ये मिश्रण का नियम भी इसको बोला जाता है बच्चों। इस नियम के अनुसार बहुत सी गैसों के मिश्रण द्वारा कुल आरोपित दाब
आरोपित कुल दाब मिश्रण में उपस्थित प्रत्येक घटक के आरोपित आंशिक दाबों के योग के तुल्य होता है। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ने दाब लगाया 1 एटीएम, नाइट्रोजन ने लगाया 4 एटीएम, तो कुल दाब कितना लगेगा? 5 एटीएम हो जाएगा। लेकिन जो वो कितना दाब लगाती है वो किस पर निर्भर करता है? उनके मोलों की संख्या पर। जिसे मान लीजिए मैं बोल देता हूं कि P1/P2, जिसे मान लीजिए इसका मोल कितना होता है? 1 ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का कितना होता है? 4, जिनके कारण जो दाब आते हैं वो भी 1 और 4 के अनुपात में ही आने वाले हैं। ये बात अपन को ध्यान रखनी है। जब एक ही पात्र में बहुत सारी गैसों का मिश्रण भरा हुआ हो तो जो उसकी एक गैस की वजह से दाब पूछा जाए, दूसरी गैस की वजह से दाब पूछा जाए, तो सबका सम किसके बराबर होता है? कुल दाब के बराबर होता है बच्चों। या फिर ये बोल सकते हो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या रहेगा? म्यू रहेगा। P1/P2 इज इक्वल टू μ1/μ2। ये आंशिक दाब का नियम है बच्चों। देखिए बच्चों क्वेश्चन को, एक बंद बेलन में 60 ग्राम नियोन है, 64 ग्राम ऑक्सीजन है। यदि बेलन में गैसों के मिश्रण का दाब 30 बार है तो इस बेलन में O2 का आंशिक दाब दोनों का मिलाकर तो कितना है? 30 बार। केवल O2 का अकेले का कितना रहेगा? तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या कि जो दाब का अनुपात होता है वही किसका अनुपात होता है? मोलों का अनुपात। मुझे PO2 ही पता करना है, O2 का आंशिक दाब। और मुझे पता किसका है? कुल दाब पता है O2 का, प्लस किसकी वजह से? नियोन की वजह से लगने वाला कुल दाब पता है। इनके समानुपाती म्यू होता है क्या? P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू लिखा था क्या अपन ने? तो यहां लिख सकता हूं क्या? μO2 और नीचे क्या आ जाएगा? μO2 प्लस μNe, यही जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में मुझे गिवन क्या है कि जो PO2 प्लस PNE है वो तो कितना है? 60 बार। इनके बाद में बात करते हैं μO2 इज इक्वल टू कितना रहेगा? μO2 जब भी आपको मोलों की संख्या निकालनी हो तो मोलों की संख्या क्या रहेगी? कुल द्रव्यमान अपॉन मोलर द्रव्यमान रहेगी। कुल द्रव्यमान कितना दे रखा है? O2 का 64। O2 का मोलर द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 32 बराबर कितने मोल हो जाएंगे? 2। μNe की बात करें तो क्या हो जाएगा? मोलर मास कितना है? दिया गया मास कितना है? 60। मोलर मास कितना है? 20, यानी कितने हो जाएंगे? मोल 3 हो जाएंगे। ये सारी वैल्यू यहां पर चिपका दूं तो PO2 मुझे मिल जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। PO2 अपॉन 30 प्लस μO2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 अपॉन μO2 प्लस μNe, यानी कि 2 प्लस 3 कर दूं क्या बच्चों? ये 5 हो जाएगा। 60 और 5 से डिवाइड करेंगे तो PO2 इज इक्वल टू कितना आने वाला है अपने पास में? 12 बार आने वाला है। तो बच्चों 12 बार आया। क्यों? क्योंकि अपन को देखिए इनके इसके मोल कितने? 3, इसके मोल कितने? 2। तो इसकी वजह से दाब और इसकी वजह से दाब में कितना का अनुपात रहेगा? 2:3 का। तो अगर O2 की वजह से 12 आ रहा है तो उसकी वजह से नियोन की वजह से 18 रहा होगा। 2:3 का अनुपात आ रहा है इनमें भी, दाबों में भी। इसकी वजह से 12 बार, उसकी वजह से 18 बार, तभी जाके तो कुल कितना हुआ था? 30 बार हुआ था। समझ पा रहे होंगे आप लोग मेरी बात को। देखिए बच्चों, कंसेप्ट ऑफ मिक्सचर यानी कि मिश्रण की अवधारणा। जब दो गैसों को मिश्रित किया जा सकता है, मिश्रित किया जाता है यानी कि अक्रिया जरूर होनी चाहिए, लेकिन वो अक्रिया होने का क्या मतलब हुआ कि जैसे अगर उन्होंने मान लीजिए रिएक्शन करके अगर कोई नया प्रोडक्ट बना लिया तो मोलों की संख्या क्या हो सकती है? घट बढ़ सकती है। लेकिन दोनों गैसें अक्रिय है, 5 मोल इसके हैं, 4 मोल इसके हैं, उनके बीच में कोई क्रिया नहीं हो रही, तो मैं बोल सकता हूं कि जो नया मिश्रण आएगा उसके मोल 9 मोल ही होंगे। अगर पहली वाली के 5 है, मान लीजिए अगर पहली वाली के 5 है, मान रहे हैं केवल अपन, दूसरी वाली के 4 है, तो मिलाने पर कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। अगर उनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं हो रही है, क्रिया नहीं हो रही है, अक्रिय गैसें। तो म्यू मिक्सचर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? μ1 प्लस μ2 प्लस जितने भी गैसें मिलाई होगी अपन ने, सबके मोलों का क्या कर देंगे? योग कर देंगे। μ1 को क्या लिखा जा सकता है? म्यू1 को क्या लिखा जा सकता है? ये लिखेंगे अपन। म्यू क्या होता है? पीवी इक्वल टू म्यू आरटी से क्या लिखता है? P1 V1 अपॉन RT1 प्लस P2 V2 अपॉन RT2। ऐसे P मिक्सर V मिक्सर अपॉन RT मिक्सर। R क्या हो जाएगा? सब में से कॉमन आकर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये बचेगा P1 V1 अपॉन T1 प्लस P2 V2 अपॉन T2 डैश 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 इज इक्वल टू P मिक्सर V मिक्सर अपॉन T मिक्सर। अगर कुल द्रव्यमान की बात करें तो द्रव्यमान का तो मुझे पहले से पता है, द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, यानी कि M मिक्सर बराबर M1 प्लस M2 प्लस ऐसे जितनी भी गैसें मिलाई जाएगी डैश 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 तब तक चलेगा। अब बात करते हैं अणुभार की, बात कर रहे हैं अपन अणुभार की बात। अणुभार में डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हो आप। ऐसे नहीं बोलोगे कि नाइट्रोजन का अणुभार 28, ऑक्सीजन का अणुभार 32, तो दोनों को मिला देंगे तो कितना आ जाएगा? दोनों को अगर मिला देंगे तो आप 60 नहीं कर सकते उसको, है ना। अगर 28 और 32 है तो 28 और 32 के बीच में कहीं ना कहीं आएगा मिक्सचर का,
समझ पा रहे हो आप? अणुभार की बात कर रहा हूं, MW की, मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान इसका नाइट्रोजन का 28, इसका कितना होता है ऑक्सीजन का। तो अगर मैं मिक्सचर की बात करूंगा तो मिक्सचर के लिए कहीं ना कहीं 28 और 30 के बीच में आएगा, क्योंकि कुछ हल्की वाली गैस मिली है, कुछ भारी वाली गैस मिली है, तो एवरेज कहां पर आ जाएगा? 20 में आ जाएगा। तो MW मिक्सचर की बात करें तो मुझे पता है MW मिक्सचर इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है? M मिक्सचर अपॉन म्यू मिक्सचर। म्यू का फॉर्मूला क्या होता था? म्यू इज इक्वल टू M बाई MW। अगर मुझे MW लिखना है तो क्या लिख दूंगा? M अपॉन म्यू लिख दूंगा। MW को इधर ले गया और म्यू को नीचे भेज दिया। तो यहां से मुझे पता है अगर मुझे MW मिक्सचर लिखना है तो क्या करना पड़ेगा? M मिक्सचर अपॉन म्यू मिक्सचर। M मिक्सचर बोलिए क्या लिखा जाएगा? M1 प्लस M2 प्लस डैश डैश डैश। म्यू मिक्सचर क्या लिखा जाएगा? म्यू1 प्लस म्यू2 प्लस डैश डैश डैश। इसी को क्या बोला जाएगा? MW मिक्सचर बोला जाएगा। इसके अलावा MW मिक्सचर का एक और फॉर्मूला आ सकता है अपने पास में। क्या मैं इसको M1 को, ध्यान दीजिए यहां से अगर मैं M लिखना चाहूं तो M इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? म्यू मल्टीप्लाइड बाई MW हो जाएगा। म्यू मल्टीप्लाइड बाई MW। M इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाइड बाई MW। तो M की जगह अगर मैं म्यू मल्टीप्लाइड बाई MW लिख दूं तो MW मिक्सचर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? म्यू1 MW1 प्लस म्यू2 MW2 डैश 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 अपॉन क्या आ जाएगा? म्यू1 प्लस म्यू2। ये उसी की तरफ फॉर्मूला आ रहा है। आपको अल्फा एवरेज का फॉर्मूला याद आ रहा होगा। अपन ने बोला था अल्फा एवरेज का फॉर्मूला L1 अल्फा 1 प्लस L2 अल्फा 2 अपॉन L1 प्लस L2। जैसे यहां पर MW मिक्सचर निकालना है तो म्यू1 MW1 प्लस म्यू2 MW2 अपॉन म्यू1 प्लस म्यू2। ऐसे टी मिक्सचर का फॉर्मूला लिखते थे M1S1 T1 प्लस M2S2 T2 अपॉन M1S1 प्लस M2S2। तो ये उसी टाइप का फॉर्मूला है। बस केवल द्रव्यमान और मोलों की संख्या की याद रखना है अपन को कि उनको न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही उनको उत्पन्न किया जा सकता है। इसलिए म्यू मिक्सचर भी हमेशा कितना होता है? म्यू1 प्लस म्यू2 प्लस ल। उसके बाद में M मिक्सचर कितना होता है? M1 प्लस M2 प्लस डैश डैश डैश। इस टाइप से आप लोगों को याद रखना है। लेकिन MW मिक्सचर क्या रहेगा? M मिक्सचर अपॉन म्यू मिक्सचर, यानी कि कुल द्रव्यमान अपॉन कुल मोलों की संख्या। या फिर ये बोल सकते हैं म्यू1 MW1 प्लस म्यू2 FW2 अपॉन म्यू1 प्लस म्यू2। ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रख सकते हो, या ये याद रख लो तो ये याद रख लीजिए। यहां से ये आ जाएगा वापस से, कोई आपत्ति वाली बात नहीं है। देखिए बच्चों, समान ताप व समान दाब P वाली हाइड्रोजन तथा हीलियम गैस को मिश्रित करके समान आयतन V का मिश्रण बनाया जाता है। तो मिश्रण का दाब बताइए। मिश्रण करने वाले क्वेश्चन में, मिश्रण करने वाले क्वेश्चन में अपन ने क्या पढ़ा था? अणुभार तो नहीं पूछा अपन से मिक्सचर का। मिश्रण करने वाले क्वेश्चन में केवल अपन से क्या पूछा गया? मिश्रण का दाब बताइए। पहले गैस के म्यू1 मोल, दूसरे के म्यू2, तो तीसरे के कितने हो जाएंगे? म्यू1 प्लस म्यू2 हो जाएंगे। यही फॉर्मूला अप्लाई करते थे अपन। P1 V1 अपॉन T1 प्लस P2 V2 अपॉन T2 इज इक्वल टू P मिक्सचर V मिक्सचर अपॉन T मिक्सचर वाला ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्या बच्चों? P1 V1 अपॉन T1। तो पहले वाले का दाब तो कितना बोल दूं मैं? P बोल देता हूं। आयतन कितना बोल देता हूं? V बोल देता हूं। ताप कितना बोल देता हूं? T। यहां पे बात करेंगे तो इसका भी P V और T। साथ के साथ मुझे यह बोला गया है कि जो नया आयतन मिश्रण करने के बाद, मिश्रित करने के बाद जो नया मिश्रण बनता है ना, उस मिश्रण का आयतन भी कितना रहता है? V रहता है। देखो, समान आयतन V का मिश्रण बनाया जाता है तो V मिक्सचर बराबर भी कितना हो जाएगा? V। T भी क्या बना रहता है? सेम बना रहता है। T बराबर कांस्टेंट। मिश्रण बनने के बाद भी T क्या रहेगा? T रहेगा। यहां से मुझे क्या बताना है? P मिक्सचर बताना है। V से V को उड़ा दू क्या? T से T को उड़ा दू क्या? दोनों जगह से V बाई T कॉमन आ जाएगा। इधर वाले V बाई T से क्या हो जाएगा? उड़ जाएगा। यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो P मिक्सचर रहेगा, P मिक्सचर इज इक्वल टू P प्लस P बचेगा केवल मेरे पास, और P मिक्सचर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 2P हो जाएगा। तो इस टाइप से अपन को ये क्वेश्चंस करने रहते हैं। क्वेश्चन में किस टाइप से बोला गया? उसने बोला कि मिश्रण का भी आयतन क्या रहना चाहिए? V रहना चाहिए। तो अपन ने V मिक्सचर क्या कर दिया? V कर दिया। उसने बोला दोनों के आयतन समान थे और बाद में नया भी आयतन समान है मिश्रण का भी, तो तीनों की जगह V लिख दिया। पहले समान ताप बोला दोनों का, तो दोनों का ताप समान। मिश्रण का ताप भी क्या बोला? समान बोला है उसने, कांस्टेंट बना रहता है। तो क्या बताना था? केवल P मिक्सचर बताना था, जो कितना आ चुका है अपने पास में? 2P आ चुका है।